पूरे देश के 1 अरब 30 करोड़ लोगों के सामने मैंने तुनलांगवू चिनशी हुआंग की कब्र में लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सरकार ने मुझे पकड़ने की बजाय मुझे नेशनल आर्कियोलॉजी टीम का कप्तान बनाने की बात शुरू कर दी। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन भी मुझे अपनी टीम में शामिल करने के लिए पूरी ताकत लगा रही। सब लोग बस यही चाहते थे कि मैं जाकर उनके लिए पिरामिड भी उलट पुलट कर दिखा दूं। लेकिन ये सब होने से पहले मैं आर्कियोलॉजी यूनिवर्सिटी का टॉप ग्रेजुएट था। पूरे बैच में सबसे ज्यादा नंबर लाकर पास हुआ था, फिर भी सिर्फ इसीलिए कि मेरे पिता एक साधारण किसान थे। उनका कोई ऊंचा रसूख नहीं था और ना ही उन भ्रष्ट लोगों को रिश्वत देने के लिए पैसे थे। उन्होंने बहाना बना दिया कि मेरे पूर्वजों पर कभी केस दर्ज था और इसी वजह से मेरा नाम लिस्ट से काट दिया। असल में मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरी सीट किसी और ने छीन ली थी। गुस्से से भरा हुआ मैं अपनी ब्लैक गोल्ड एंशिएंट ब्लेड उठाकर सीधे चिनशी हुआंग की कब्र में घुस गया। इतना ही नहीं, मैंने पूरे इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम भी चालू कर दी। कुछ ही पलों में मेरी लाइव स्ट्रीम बिजली की तरह फैल गई। कंटेंट इतना नया और अलग था कि कुछ ही देर में लाइव रूम में सैकड़ों लोग आ गए। मैंने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की और सीधे चोरों द्वारा बनाई गई सुरंग से नीचे उतरता चला गया। उधर लाइव देखने वाले लोग लगातार कमेंट्स में पूछने लगे कि मैं आखिर किस मकबरे में हूँ, ये क्या है, कोई मजाक चल रहा है क्या। मैंने भी सोचा चलो इसी बहाने थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ा लेते हैं। मैंने कहा हाँ, मैं सच में इसी मकबरे के अंदर हूँ। ये देखकर मैंने बिना कुछ छुपाए सबको बता दिया कि मैं इस वक्त चिनकिंग्स टूम के अंदर खड़ा हूँ। बस इतना भेजते ही लाइव स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी फिर से आसमान छूने लगी। ऑडियंस कहने लगी कि ये स्क्रिप्ट बहुत नकली लग रही। आखिर चिनशी हुआंग की कब्र तो पूरी दुनिया के लिए एक सबसे मुश्किल पहेली है। देश की सबसे प्रोफेशनल आर्कियोलॉजी टीम भी अब तक उसका सिर्फ 2% हिस्सा ही खोद पाई है। यही वजह थी कि लाइव रूम में मौजूद लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे और बोले कि मैं सिर्फ ड्रामा कर रहा हूँ। लेकिन उसी लाइव रूम में एक ऐसा व्यूअर भी था जो अचानक घबरा गया, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि चिनशी हुआंग की कब्र की सुरक्षा करने वाला गार्ड था। पहले तो उसे लगा कि इतना घटिया स्क्रिप्ट भी वायरल हो सकता है क्या, लेकिन नहीं, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। ये तो 100% रियल क्वीन किंग्स टॉम्ब था। जैसे जैसे वो लाइव स्ट्रीम देखता गया उसे लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर अचानक उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं। हे भगवान, ये तो सच में चिनशी हुआंग की कब्र है। उसी पल ओल्ड वू ने तुरंत पूरे पुलिस विभाग को खबर कर दी। जब सबको पता चला कि कोई आदमी चिनशी हुआंग की कब्र में घुसकर लाइव स्ट्रीम कर रहा है तो सबके होश उड़ गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आजकल के कब्र चोर इतने बेखौफ हो जाएंगे। आज तो एक आदमी गाना गाते हुए लाइव स्ट्रीम चालू करके खुलेआम अंदर घुस गया था। सिर्फ 15 मिनट के अंदर पूरी पुलिस फोर्स उस सुरंग के मुहाने पर पहुंच गई जिसे मैंने खोदा था। उसी समय मेरे कानों में सिस्टम की मिशन कंप्लीट होने की आवाज गूंज उठी। अगले ही पल अनगिनत प्राचीन मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स बांट की तरह मेरे दिमाग में भरने लगी और ठीक उसी पल पता नहीं कैसे चिनशी हुआंग की कब्र में चोरी होने की खबर बाहर लीक हो गई। 721 व्यूअर्स जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे भगवान, ये बंदा तो कमाल का है। धीरे धीरे पूरे इंटरनेट ने मुझे ग्रेट मास्टर मानना शुरू कर दिया। लेकिन तभी अचानक कई तेज गोलियों की आवाज गूंज उठी। सबने देखा कि कई सिक्योरिटी गार्ड पूरे शरीर पर घाव लिए बुरी तरह घायल हालत में जान बचाकर उसी सुरंग से बाहर भागते हुए निकल रहे थे। लाइव रूम के सभी लोग फिर से दंग रह गए। होस्ट भाई, जल्दी बताओ आखिर हुआ क्या है। अनगिनत नेटिजन्स समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है। आखिर सब एक ही सुरंग से अंदर गए थे। फिर ये कैसी सिचुएशन थी। होस्ट बिल्कुल सही सलामत था, जबकि पूरी सिक्योरिटी टीम बुरी तरह घायल हो चुकी थी। उन कमेंट्स को पढ़कर मैंने आराम से जवाब दिया, असल में इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। चिनशी हुआंग की कब्र चारों तरफ से वोलोंग माउंटेन से घिरी हुई है, जिसका मकसद बीच में मौजूद ड्रैगन फॉर्च्यून को सील करना था। लेकिन वो सारे ड्रैगन वेंस तो बहुत पहले ही पूरी तरह सड़ चुके हैं। जो सुरंग मैंने खोदी वो सिर्फ एक शॉर्टकट है, जिससे अंदर जाने का सबसे सुरक्षित रास्ता मिलता है। दक्षिण वाला रास्ता सीधे मुख्य महल तक जाता है, लेकिन उसके अंदर 9 पैलेस फॉर्मेशन छिपी हुई है। वो सीधा मौत का रास्ता है। जबकि उत्तर वाला रास्ता देखने में कब्र से काफी दूर लगता है, लेकिन 9 पैलेस फॉर्मेशन के बदलाव के हिसाब से देखा जाए तो वही रास्ता असल में सबसे ज्यादा करीब पड़ता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक साधारण रास्ते के अंदर इतनी गहरी रहस्यमयी चाल छिपी होगी। पूरा इंटरनेट फट पड़ा। कमाल है भाई, गजब। उधर जो ग्वांगजी का चेहरा लाइव स्ट्रीम देखते देखते और भी बदसूरत होता जा रहा था। एक कब्र चोर होकर भी इतनी खुली चुनौती देने की हिम्मत, ये तो साफ साफ हमारी बेइज्जती और खुली चुनौती है। गुस्से से पागल होकर जाओ ग्वांगजी जोर से चिल्लाया, सब लोग हमला करने वाला पूरा इक्विपमेंट लेकर उत्तर वाले रास्ते से नीचे उतरो। सभी सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत बॉडी कैमरा, नाइट विजन ग्लासेस, हथियार और बाकी पूरा सामान पहन लिया और तेजी से कब्र के अंदर उतर गए। उधर ओल्ड वो स्क्रीन पर नजरें गड़ाए जोर जोर से आदेश देने लगा, हाँ वही रास्ता, वो कब्र चोर इसी रास्ते से गया है। जो ग्वांगजी ने गहरी सांस ली और दांत भींचते हुए कहा, फौरन सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क करो, हम भी अभी लाइव स्ट्रीम शुरू करते हैं। ये कब्र चोर हद से ज्यादा घमंडी हो गया है, इसे सिर्फ लाइव ब्रॉडकास्ट पर ही पकड़ना होगा, तभी बाहर घूम रहे बाकी कब्र चोरों को भी सबक मिलेगा। कहते ही उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। सरकारी तरफ से ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम भी चालू कर दी गई। अब दोनों लाइव स्ट्रीम्स एक साथ चलने लगे। उसी पल मेरे लाइव रूम की पॉपुलैरिटी जोरदार तरीके से फट पड़ी। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ऑनलाइन व्यूअर्स की संख्या 2000 पार कर गई और वो लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इसी दौरान जब मैं मिट्टी के सैनिकों वाले इलाके को पार करके आगे बढ़ा तो मेरी आंखों के सामने नीली ईंटों से बना एक रास्ता दिखाई दिया। मैं तुरंत रुक गया। मेरे दिल में अचानक सतर्कता बढ़ गई। 2 बार स्ट्रेंथ एनहेंसमेंट मिलने के बाद मेरी सुनने की क्षमता आम इंसानों से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी और ठीक उसी समय मुझे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाई। यहाँ सिर्फ समतल जमीन और सीधी दीवारें थी, लेकिन जब मैंने गंभीर चेहरा बनाकर ऊपर कब्र की छत की तरफ देखा तब समझ आया कि वो सांसों की आवाज ऊपर से आ रही थी। मैंने उंगलियों पर हिसाब लगाना शुरू
शुरू किया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिरकार मुझे इस जगह का पूरा लेआउट समझ आ गया। ये पूरी जगह यिन एनर्जी इकट्ठा होने वाली भूमि थी, लेकिन साफ बात थी कि कुछ समय पहले तक यहाँ बिल्कुल भी खतरा नहीं था। फिर भी इस वक्त यहाँ जानलेवा खतरा छिपा हुआ था। वो चीज शायद कोई जीवित प्राणी थी। मैंने अभी अभी निकले हुए हेक्साग्राम को फिर से देखा। कान और ड्यूए मिलकर कुल हेक्साग्राम बना रहे थे। अगर मैं थोड़ा और अंदर बढ़ा तो सीधे उसी हेक्साग्राम के केंद्र में पहुंच जाऊंगा। मेरी ताकत के हिसाब से मैं एक बार जान जोखिम में डाल सकता था, लेकिन आखिर मैं कोई लापरवाह घूमने वाला इंसान नहीं था। अगर इस वक्त पीछे हटता तो हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते। न सिर्फ पुलिस मुझे पकड़ लेती, बल्कि मैं ये भी साबित नहीं कर पाता कि ये जगह आखिर कितनी रहस्यमयी और खतरनाक है। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने दांत भींच ली। जो होगा देखा जाएगा, जान की बाजी लगा देता। पूरे रास्ते मैं लगातार क्यूमन फॉर्मेशन का हिसाब लगाता हुआ आगे बढ़ता रहा। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि पीछे मौजूद उस खतरनाक चीज को जरा भी नाराज न करूं। भाई, आपका चेहरा अचानक इतना टेंशन वाला क्यों हो गया? वैसे भी मैं मुख्य दरवाजे से अंदर नहीं आया था, इसलिए आगे बढ़ने के साथ खतरा सिर्फ बढ़ने वाला था, कम नहीं। मेरा तनाव भरा चेहरा देखकर नेटिजन्स पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। जब मुझे यकीन हो गया कि फिलहाल सब सुरक्षित है, तब मैंने आराम से समझाया, जो रास्ता मैंने चुना है वो सिर्फ शाही मकबरे के अंदर जल्दी पहुंचने के लिए। लेकिन जिस जगह से मैं अभी गुजरा हूँ, वहाँ सांस लेने की आवाज आ रही थी। सांसों की आवाज? मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उसी समय डायरेक्टर का आदेश ईयरपीस में सुनाई दिया। सभी टीम मेंबर तुरंत हाई अलर्ट पर फैल गए। उन्होंने अपनी हाई पावर फ्लैशलाइट से कई बार चारों तरफ रोशनी मारी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। बहुत डरावना है। रिपोर्ट, यहाँ कोई खतरा नहीं है। वो कब्र चोर हमें बेवकूफ बना रहा है। पक्का वो सिर्फ समय बर्बाद करवा रहा है। पीछा जारी रखो। बाहर मकबरे के पास खड़ा जो गुआंगजी ये सुनते ही गुस्से से लाल हो गया। वो जोर से चिल्लाया, सावधान रहना। मैंने बस हल्का सा हूं कहा और फिर आगे बढ़ गया। उधर जो लोग लगातार मेरी लाइव स्ट्रीम देख रहे थे, ओल्डवू ने मेरी कही हुई हर बात ज्यों की त्यों झाओ गुआंगजी तक पहुंचा दी। जो गुआंगजी पूरी तरह चुप हो गया। उसका चेहरा ऐसा तपने लगा जैसे किसी ने उसके गालों पर लगातार दर्जनों थप्पड़ मार दिए हों। इतनी बड़ी एलीट सिक्योरिटी टीम और फिर भी एक कब्र चोर से कम निकली। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भी उसी कब्र चोर की चेतावनी पर भरोसा करना पड़ा। मैं तो डायरेक्टर हूँ, मैं न्याय का प्रतिनिधि हूँ। क्या मुझे सच में एक कब्र चोर के सामने सिर झुकाना पड़ेगा? उसने अपना गुस्सा अंदर ही दबा लिया। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। फिर उसने आदेश दिया, उस राक्षस को ग्रेनेड से खत्म कर दो। जोरदार धमाका हुआ। सभी टीम मेंबर ने तुरंत ग्रेनेड्स फेंक दी। आखिरकार वो राक्षस टुकड़े टुकड़े होकर उड़ गया। अब उसमें किसी को नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं बची थी। जो गुआंगे ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में खून की नसें साफ दिखाई दे रही थी। वो भारी आवाज में गुर्राया, बस उसका पीछा करते रहो, सप्लाई टीम अब भी पहुंच रही है। टीम के सभी लोग अनुभवी थे, उन्हें खतरे से बिल्कुल डर नहीं लगता था। आदेश मिलते ही वो तुरंत मेरा पीछा करने निकल पड़े। उधर जो गुआंग वेई ने भी तुरंत गोला बारूद पहुंचाने के लिए लोगों को भेज दिया। इसी बीच कुछ दूर चलने के बाद मैं एक ऐसे रास्ते के सामने रुक गया जिसकी ईंटों का रंग बाकी जगह से बिल्कुल अलग था। यहाँ की हर ईंट पहले वाली ईंटों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। चाहे कोई इंसान कितना भी लचीला क्यों ना हो, वो एक साथ दो ईंटों पर पैर नहीं रख सकता था। ये तो फ्लिप ट्रैप है, मैंने खुद से बुदबुदाया। मेरी आंखों में सोच की चमक उभर आई। मैंने पास से मिट्टी के कुछ ढेले उठाए और आगे की तरफ फेंक दिए। जैसे ही मिट्टी का ढेला जमीन पर गिरा, नीचे की पत्थर की स्लैब तुरंत पलट गई। मिट्टी का ढेला सीधा नीचे गिर गया। मैंने मौका देखकर अपनी हाई पावर फ्लैशलाइट नीचे चमकाई। नीचे अनगिनत तेज धार वाले चाकू गड़े हुए थे। हजारों साल बीत जाने के बाद भी उनकी ठंडी और तेज चमक बिल्कुल वैसी ही थी। कुछ ही सेकंड बाद पत्थर की स्लैब फिर से अपनी जगह वापस आ गई। मेरे सामने फिर वही बिल्कुल समतल रास्ता था। कहीं भी कोई दरार या निशान दिखाई नहीं दे रहा था। चैट चैनल तुरंत फट पड़ा। अब तो गए। ये तो बिल्कुल उसी फ्लिप ट्रैप जैसा है जिससे कुछ समय पहले आर्कियोलॉजी टीम का सामना हुआ था। कौन सी ईंट किस तरफ पलटेगी, ये पूरी तरह रैंडम है। हर एक ईंट को टेस्ट किए बिना इसका पता लगाना नामुमकिन है। जब सालों पहले चिंशी हुआंग की कब्र की खुदाई हुई थी, तब रास्ता साफ करने गए स्पेशल फोर्सेस के जवान भी वहाँ अपनी जान गंवाते गंवाते बचे थे। इस फ्लिप ट्रैप ने पूरी आर्कियोलॉजी टीम का दिमाग खराब कर दिया था। और तू जैसा एक मामूली कब्र चोर इसे सुलझाने की सोच रहा है। जो गुआंगजी जोर जोर से हंसने लगा। उसे पूरा यकीन था कि सिर्फ इस फ्लिप ट्रैप की मदद से उस कब्र चोर को पकड़ना बस वक्त की बात है। इतनी बड़ी मुश्किल अचानक आसानी से हल होती दिख रही। ऐसे में जो गुआंगजी खुश क्यों ना होता। टीम के लोग भी अब पहुंचने ही वाले थे। इस बार चाहे उस कब्र चोर के पंख ही क्यों ना निकल आए, वो बचकर नहीं भाग पाएगा। नेटिजन्स अफसोस जताने लगे। लेकिन ठीक उसी वक्त मेरी पॉपुलैरिटी 5000 तक पहुंच गई। बधाई हो, आपको डेंजर सेंस टैलेंट प्राप्त हुआ है। सिस्टम की मशीन जैसी आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। मेरी आंखें तुरंत चमक उठी। मैं आगे पीछे 2 चक्कर चला। कुछ आसान से टेस्ट करने के बाद मैं सीधे सामने वाली ईंटों की तरफ बढ़ा और बिना झिझक उन पर कदम रख दिया। मेरी इस हरकत ने सबको एकदम स्तब्ध कर दी। पूरा लाइव चैट फट पड़ा। क्या ये सिर्फ किस्मत है? लेकिन जब मैंने लगातार कई कदम बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूती से रखे, तो किसी के पास शांत रहने की वजह नहीं बची। मैं धीरे धीरे वहीं पहुंच गया जहां थोड़ी देर पहले मैंने मिट्टी का ढेला फेंका था। लेकिन जमीन बिल्कुल पहाड़ की तरह स्थिर रही। ये बात पूरी तरह अविश्वसनीय थी। जिस खतरनाक गलियारे ने पूरी आर्कियोलॉजी वर्ल्ड को रोक दिया था, उसी में मैं ऐसे चल रहा था जैसे वहां कोई जाल ही ना हो। देखो, हर कदम पर ये ठीक ईंट के बीचों बीच पैर रख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बैलेंस बीम पर चल रहा हो। ये स्किल जरूर पहले से प्रैक्टिस की हुई है। जहो गुआंगजी का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में साफ साफ सदमा दिखाई दे रहा था। अब उसे समझ आ चुका था, ये सिर्फ बैलेंस की बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस आदमी को इस जगह का हर कोना अपनी हथेली की तरह पता था। लाइव चैट में लगातार कमेंट्स आने लगे। इसे ठीक ठीक पता है कि कौन सी जगह ट्रैप चालू करेगी और कौन सी सेफ स्पॉट है। मकबरे के बाहर
खड़ा जाओ ग्वांगजी स्क्रीन पर मुझे घूरते हुए दांत पीसने लगा। धत्त तेरे की, ये आदमी आखिर है कौन? ये इतनी बेखौफ होकर चिनशी हुआंग की कब्र में लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकता है? सिर्फ इस बैलेंस बीम जैसी चाल से ही पता चल जाता है कि इसके पास कितनी जबरदस्त स्किल्स हैं और इसे रास्तों और ट्रैप्स की इतनी गहरी जानकारी है कि इसकी मैकेनिज्म स्किल्स बेहद खतरनाक लेवल की है। लेकिन इतना काबिल इंसान आर्कियोलॉजी टीम में अप्लाई क्यों नहीं करता? क्या इसे लगता है कि सिलेक्शन इतना मुश्किल है, या फिर इसके पूरे खानदान का काम ही कब्र चोरी रहा है, इसलिए इसका रिकॉर्ड साफ नहीं हो सकता? लेकिन अगर ऐसा भी है तो हमारी आर्कियोलॉजी टीम कभी किसी के पुराने पास्ट की वजह से भेदभाव नहीं करती। क्या हम सच में ऐसे टैलेंट को मना कर देंगे? उसने एक के बाद एक सवाल दाग। ये पांचों सवाल उसके दिल में पिछले कई घंटों से जमा सारी उलझन और नाराजगी को दिखा रहे थे। अगर तू इतना काबिल है और सच में आर्कियोलॉजी टीम में आना चाहता है तो मैं शर्त लगाता हूँ, तुझे रोकने की हिम्मत किसी में नहीं हो। तू तो पूरे अनिमस फोर्ट से सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आखिर तूने कब्र चोरी का रास्ता ही क्यों चुना? लाइव चैट फिर फट पड़ा। मैं 100 तलवारें गिफ्ट करता हूँ, कमाल कर दिया। कब्र चोरी करना ही काफी नहीं था, ऊपर से लाइव स्ट्रीम भी खोल ली। क्या ये हमें बिल्कुल हल्के में ले रहा है? जाहो गुआंगजी अंदर से बुरी तरह टूट चुका था। आखिरकार लाल आंखों के साथ उसने दांत भींचे और आर्कियोलॉजी टीम के एक प्रोफेसर को फोन मिलाया। ओल्ड जांग, शाही मकबरे का फ्लिप फ्लोर ट्रैप किसी ने पार कर लिया है। उसी समय प्रोफेसर झांग आराम से सो रहे थे। वो अच्छी नींद लेने ही वाले थे कि तभी अपने पुराने दोस्त की आवाज फोन पर सुनाई दी। उन्होंने उनींदी आवाज में बस हूं कहा, लेकिन अगले ही पल वो पूरी तरह उछलकर बैठ गए। क्या कहा? चिनशी हुआंग की कब्र वाला फ्लिप ट्रैप पार कर लिया गया। वो उन प्रोफेसरों में से एक थे जिन्होंने सालों पहले चिनशी हुआंग की कब्र की खुदाई में हिस्सा लिया था, इसलिए उस रास्ते का खतरा वो किसी से ज्यादा अच्छी तरह जानते थे। पूरे शरीर में जोरदार झटका दौड़ गया। वो खुद भी लगभग वहीं जान गंवा चुके थे। पूरी आर्कियोलॉजी टीम ने लगातार 3 महीने मेहनत की थी, लेकिन आखिर में उन्हें हार माननी पड़ी थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में कोई उस रास्ते को पार कर पाएगा, और आज सुनने को मिला कि कोई इंसान आराम से उसे पार कर गया। वो आदमी कहाँ है? जल्दी वहीं मेरा इंतजार करना, कोई जल्दबाजी मत करना, किसी भी हालत में उसे भागने मत देना, मैं अभी आता हूँ। फोन के दूसरी तरफ प्रोफेसर जंग इतने एक्साइटेड हो गए कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। फ्लिप ट्रैप सच में पार कर लिया गया था। इस आदमी की ट्रैप्स को समझने की क्षमता बेहद खतरनाक लेवल की थी। अगर उसे आर्कियोलॉजी टीम में शामिल कर लिया जाए तो भविष्य में किसी भी मकबरे की खोज करना मछली के पानी में लौटने जैसा आसान हो जाएगा। जो गुआंगजी ने राहत की सांस ली। अब जबकि प्रोफेसर जांग खुद उसे आर्कियोलॉजी टीम में शामिल करने का वादा कर चुके थे, तो यही मौका था उसे बाहर निकालने का। उस वक्त उसे एक ही बार में पकड़ लिया जाएगा। इससे बेहतर प्लान हो ही नहीं सकता था। जहां तक प्रोफेसर जांग के उसे छोड़ देने की बात थी, क्या कोई कानून से बड़ा हो सकता है? इतने सबूत होने के बाद भी क्या मैं तुझे सजा नहीं दिला पाऊंगा? इस बार जीत पक्की है। 15 मिनट बाद प्रोफेसर जांग तेजी से लीशान माउंटेन की तलहटी में पहुंच गए। यही है वो लड़का जिसके बारे में आप बता रहे थे। ओल्ड वो के फोन पर चल रही लाइव स्ट्रीम को घूरते हुए फिर सामने बने कब्र चोर के गड्ढे को देखकर प्रोफेसर जांग की आंखें पूरी तरह फैल गईं। कब्र चोरी करने आया है और ऊपर से लाइव स्ट्रीम भी चला रखी है। इतना घमंडी तो कोई हो ही नहीं सकता। सुना है ये लड़का सिर्फ अंदर घूमकर देखने आया है। अब तक इसने किसी भी पुरावशेष को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सुनकर प्रोफेसर जांग कुछ पल के लिए चुप रह गए। फिर उनकी आंखों में अचानक बेहद खुशी चमक उठी। अगर इसका मकसद सिर्फ पुरावशेषों की रक्षा करना है तो बात करके सब समझाया जा सकता है। आखिर ये सिर्फ जिज्ञासा में अंदर देखने ही तो गया है। जब उन्होंने स्क्रीन पर फ्लिप फ्लोर ट्रैप देखा तो उस मास्क पहने नौजवान के पैरों के नीचे जैसे वो ट्रैप था ही नहीं। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि इस लड़के की मैकेनिज्म स्किल्स बेहद ऊंचे स्तर की हैं। बहुत मुमकिन है कि ये 1000 साल में पैदा होने वाला एक जीनियस हो, बस इसने सच में कब्र चोरी ना की हो। तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे हर हाल में छुड़वाऊंगा। आर्कियोलॉजी वर्ल्ड को ऐसे ही टैलेंट्स की बहुत जरूरत है। इस वक्त प्रोफेसर जांग के दिमाग में इसके अलावा और कोई ख्याल नहीं था। थोड़ी ही देर बाद किसी ने उनके लिए एक लाउड स्पीकर ला दिया। नौजवान, हमारी आर्कियोलॉजी टीम में शामिल हो जाओ। मैं लिशन आर्कियोलॉजी टीम का जंग जांगो हूँ। हमारी टीम को तुम्हारे जैसे टैलेंट्स की बहुत जरूरत है। हर महीने 20,000 युआन सैलरी मिलेगी, रहना खाना फ्री होगा, पूरा इंश्योरेंस मिलेगा, बाकी सारे बेनिफिट्स भी पूरे मिलेंगे। जरा सोच कर देखो। बस तुम्हारे मन में पुरावशेषों की रक्षा करने की सोच होनी चाहिए। बिना नुकसान पहुंचाए नियमों के अनुसार एक्सप्लोरेशन करो, फिर सब कुछ किया जा सकता है। मैं जांग जांगो खुद तुम्हारी गारंटी लेता हूँ। नौजवान, लाउड स्पीकर की आवाज इतनी तेज थी कि मैं उसी वक्त फ्लिप ट्रैप वाले रास्ते पर चल रहा था और साफ साफ सब सुन लिया। उधर चैट चैनल पूरी तरह फट पड़ा। कमाल कर दिया भाई, आर्कियोलॉजी टीम का प्रोफेसर खुद तुम्हें गवर्नमेंट जॉब देने आया है। सीधे आम आदमी से गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने का मौका है। अब भी मना करेगा क्या? नेटिजन्स बुरी तरह एक्साइटेड हो गए। ये भाई इतना जबरदस्त है कि प्रोफेसर खुद इसे रिक्रूट करने आ गए। पक्का इसके पास अभी भी बहुत सी हिडन स्किल्स हैं। धीरे धीरे और ज्यादा लोग मुझे बाहर आने की सलाह देने लगे। बस टीम में ज्वाइन कर लो, फिर आगे भी हम सबको ऐसी शानदार लाइव स्ट्रीम्स देखने को मिलेंगी। मैंने साफ जवाब दिया, नहीं जाऊंगा। पूरा चैट चैनल एक पल के लिए जम गया। भाई इतनी शानदार पहचान मिल रही है, फिर भी मना कर दिया। हर महीने 20,000 युआन सैलरी, रहना खाना फ्री। प्रोफेसर खुद सामने आकर बुला रहे हैं, फिर भी इस लड़के ने मना कर दिया। इसे समझ नहीं आ रहा कि अगर जिद करके आगे बढ़ा तो कितनी बड़ी मुसीबत अपने सिर ले आएगा। क्या इसे लगता है कि 2-4 ट्रैप तोड़ना सीख गया तो जो चाहे कर सकता है? चिनशी हुआंग की कब्र खोदने की सजा सीधे जेल है। प्रोफेसर जांग फिर से पूरे दिल से समझाने लगे, नौजवान, पाप का समंदर चाहे कितना भी बड़ा हो, वापस मुड़ जाओ तो किनारा मिल ही जाता है। जिंदगी की सबसे अच्छी मंजिल गवर्नमेंट सर्विस ही होती है। लेकिन मैंने एक शब्द
तक नहीं कहा। प्रोफेसर जांग दुख से अपना सीना पीटने लगे। ये लड़का तो सच में जिद्दी गधा है। वो सच में टैलेंट की बहुत कद्र करते थे, लेकिन सामने वाले का रवैया देखकर उनका सिर दर्द से फटने लगा। अगर खुद बाहर आकर हथकड़ी लगवाएगा या फिर पकड़कर घसीटकर निकाला जाएगा, दोनों का अंजाम जमीन आसमान का फर्क होगा। लेकिन प्रोफेसर जांग को क्या पता कि अभी मैं बाहर आना ही नहीं चाहता था। इस वक्त मेरे पास प्राचीन मार्शल आर्ट्स, ब्लड लाइन, डेंजर सेंस और कब्र खोजने की कुछ बेसिक टेक्निक्स के अलावा कुछ खास था ही नहीं। ये सब आर्कियोलॉजी वर्ल्ड में फेंको तो समुद्र में एक बूंद के बराबर भी नहीं था। मैं अपनी सारी स्किल्स भी उजागर नहीं कर सकता था। कहीं गलती से कुछ ज्यादा बोल गया तो मुसीबत हो जाती। इसीलिए दिल में एक्साइटमेंट होने के बावजूद मैंने अपना चेहरा पूरी तरह ठंडा और एक्सप्रेशनलेस बनाए रखा। थोड़ा और इंतजार करता हूँ। जब व्यूअर्स और बढ़ जाएंगे और ज्यादा रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे या फिर इस मकबरे के कुछ और ट्रैप्स तोड़ दूं, तब बाहर निकलूंगा। उस वक्त मेरा नाम हर जगह गूंजेगा। भला प्रोफेसर जांग मेरे मन की बात कैसे जान सकते थे? इस समय तो वो खुद पूरी तरह परेशान थे। क्या ये लड़का सच में सिर्फ जिज्ञासा में नीचे उतराया था या फिर इसे हमारी ऑफर कम लग रही? यहाँ तक कि प्रोफेसर जांग भी पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। इतनी अच्छी ऑफर देने के बाद भी इसने मना कर दिया। मामला अब गंभीर हो गया। उधर जोगवांगजी का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। शुरुआत में ही उनका प्लान फेल हो चुका था। तभी ईयरपीस में एक टीम मेंबर की बेबस आवाज सुनाई दी। सर, इस फ्लिप ट्रैप वाले रास्ते को हम बिल्कुल भी पार नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ गुआंगजी काफी देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने आदेश दिया, सब अपनी अपनी पोजीशन पर ही रुके रहो, मैं कोई दूसरा तरीका सोचता हूँ। फिर उन्होंने प्रोफेसर जांग की तरफ मुड़कर पूछा, अगर हम मेन गेट से अंदर जाएं तो क्या उसे आगे से रोक सकते हैं? प्रोफेसर जांग ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता इस लड़के ने ये गुप्त सुरंग कैसे ढूंढ ली, लेकिन जिस रास्ते से ये गया है वो मेन गेट से बहुत छोटा है और जब तक तुम लोग इस फ्लिप ट्रैप को पार नहीं कर लेते तब तक तुम उसका पीछा नहीं कर पाओगे। उसे पूरे मकबरे का मैप लेआउट अपनी हथेली की तरह याद है, जबकि अंदर के ट्रैप्स ने पूरी आर्कियोलॉजी टीम को बेबस कर रखा है। ये सुनते ही जाओ गुआंगजी पूरी तरह चुप हो गया। इस बार मामला सच में हाथ से निकल चुका था। अगर ये बात और ज्यादा फैल गई तो उसकी कुर्सी भी चली जाएगी। कुछ देर सोचने के बाद उसने जोर से अपने अधीनस्थों को आदेश दिया, हमारी लाइव स्ट्रीम अभी बंद करो और उसकी लाइव स्ट्रीम भी तुरंत डाउन करवा दो। कुछ ही देर बाद एक आदमी हांफता हुआ दौड़ता दौड़ता उनके पास आ पहुंचा। सर, गड़बड़ हो गई। प्लेटफॉर्म वालों का कहना है कि उसका चैनल बंद नहीं किया जा सकता। कोई बहुत ही खतरनाक हैकर उनके पूरे सिस्टम में दखल दे रहा है। जाहो गुआंगजी अच्छी तरह जानता था कि प्लेटफॉर्म की मॉडरेशन टीम कितनी सख्त होती है, फिर भी वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो एक साथ कई बड़े प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव जा रहा है। सर, हम बिल्कुल समझ नहीं पा रहे कि वो कौन सी ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है। अगर थोड़ी देर पहले जो गुआंगजी सिर्फ हैरान था तो अब वो पूरी तरह बेचैन हो चुका था। एक साथ कई प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीम और फिर भी उसका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा था। ये तो सच में कमाल है। बहुत मुमकिन है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत खड़ी हो। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। जाहो गुआंगजी ने तुरंत फोन निकाला और ऊपर रिपोर्ट कर दी, सर, मामला बहुत बड़ा हो गया है। उधर प्रोफेसर जांग का मुझे समझाने वाला मामला और मेरी कब्र के अंदर की लाइव स्ट्रीम कुछ ही पलों में पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई। ये लड़का तो सच में जमीन के नीचे जाकर भी लाइव स्ट्रीम कर रहा है। जान की बिल्कुल परवाह नहीं। इतना कि आर्कियोलॉजी प्रोफेसर खुद बुलाने आए, फिर भी उसने मना कर दी। हद से ज्यादा घमंडी है। इतिहास में ऐसा पहला इंसान होगा। पूरा इंटरनेट हिल गया। हालांकि उस वक्त आधी रात हो चुकी थी, फिर भी मेरे लाइव स्ट्रीम रूम की पॉपुलैरिटी पागलों की तरह बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में 10,000 व्यूअर्स का आंकड़ा पार हो गया। होस्ट की पॉपुलैरिटी 10,000 पार कर चुकी है। स्टेज रिवॉर्ड दिया जा रहा है। बधाई हो, आपको बेसिक गू कंट्रोल टेक्निक प्राप्त हुई। अब आप गू इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने की बेसिक स्किल और उनसे जुड़ी सारी बेसिक नॉलेज में मास्टर हो गए हैं। सिस्टम की आवाज फिर मेरे दिमाग में गूंज उठी। मैंने तुरंत वो सारी जानकारी अपने अंदर संभाली। मेरे दिल का एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया। मैंने तुरंत सिस्टम शॉप खोली, वहां से एक गू फ्लूट खरीदी और उसे अपने स्टोरेज स्पेस में रख दिया। उधर जो गुआंगजी के फोन के दूसरी तरफ से एक भारी आवाज सुनाई दी, सारे लोगों को वापस बुला लो, वैनगार्ड टीम निकल चुकी है। वैनगार्ड टीम वही स्पेशल फोर्स थी जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े अपराधियों के भी पसीने छूट जाते थे। उनमें से हर एक इंसान क्लोज कॉम्बैट, रिकोनाइसेंस और ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स में सबसे ऊंचे स्तर का एक्सपर्ट था। ऊपर से जो गुआंगजी ने उन्हें पहले ही फ्लिप ट्रैप की वीडियो भेज दी थी। अब उस घुसपैठिए को पकड़ना सिर्फ समय की बात रह गई थी। कुछ ही मिनटों बाद कई ऑफ रोड व्हीकल्स सीधे लिशन माउंटेन की तलहटी में आकर रुक गईं। टीम के कैप्टन ने सलामी दी और तुरंत सबको अलग अलग जिम्मेदारियां बांट दी। आधी टीम सीधे सुरंग के अंदर उतर गई, बाकी आधे लोग स्पेशल वेपन्स तैयार करने लगे। सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरी टीम तैयार हो चुकी थी। कैप्टन ने तुरंत आदेश दिया, लाइव स्ट्रीम फिर से चालू करो। अगर वो घुसपैठियां इतनी बेखौफ होकर लाइव जा सकता है तो हम भी उसी तरीके से उसे पकड़ेंगे और साथ ही बाकी बुरे इरादे रखने वालों को भी सबक सिखाएंगे। यही थी वैनगार्ड टीम की पूरी कॉन्फिडेंस। इस वक्त उनकी लाइव स्ट्रीम में वो लोग फ्लिप ट्रैप वाले इलाके तक पहुंच चुके थे। जाहो गुआंगजी की भेजी हुई वीडियो की मदद से टीम के सभी मेंबर्स अपनी जबरदस्त बैलेंस एबिलिटी के सहारे पूरे ट्रैप सिस्टम को बिना डरे पार करने लगे। उनकी चाल बिल्कुल चट्टान जैसी स्थिर थी। वाह भाई, ये टीम तो जबरदस्त है। इनका फुटवर्क उस मास्क वाले भाई से बिल्कुल कम नहीं। स्पेशल फोर्सेस आ गई, अब तो मास्क वाला भाई गया समझो। ज्यादातर नेटिजन्स अब मेरे पक्ष में नहीं थे। आखिर अब तक मैंने सिर्फ ट्रैप्स तोड़ने और बैलेंस
खाने की ही क्षमता दिखाई थी, लेकिन एब्सोल्यूट पावर के सामने ये सारी ट्रिक्स किसी काम की नहीं थी। कुछ लोग तो मुझे सलाह भी देने लगे, भाई चुपचाप हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दो, कम से कम मार तो नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं। उन्हें क्या पता ये जगह है चिन शी हुआंग की कब्र है। यहाँ 9 पैलेस फॉर्मेशन की परत दर परत बनी हुई संरचना है। हर तरफ जहरीले गू इंसेक्ट्स और अनगिनत ट्रैप्स फैले हुए हैं। ये ऐसी चीजें नहीं है जिनका इंसानी ताकत से मुकाबला किया जा सके। और यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, इस पूरे बागा फॉर्मेशन का केंद्र मौजूद है। अपर दोई, लोअर कान, मर्स वाटर हेक्साग्राम। पीछे वाला मौत का दरवाजा तो सिर्फ शुरुआत थी। अगर यहाँ का पूरा चेन मैकेनिज्म चालू हो गया तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। चाहे पंख निकल आए फिर भी कोई भाग नहीं पाएगा। मैं लगातार आगे बढ़ता गया। तभी मेरी नजर एक बहुत बड़े मकबरे पर पड़ी जो बाकी हिस्सों से पूरी तरह अलग बना हुआ था। सबसे पीछे वाली दीवार पर एक बेहद विशाल म्यूरल उकेरी हुई थी। अरे देखो, आर्कियोलॉजी टीम ने इतनी खोजबीन की फिर भी उन्हें ये नहीं मिली, और मास्क वाला भाई सीधे इस म्यूरल तक पहुंच गया। आखिर इसमें बना क्या है? मैंने अपनी हाई पावर फ्लैशलाइट सीधी उस म्यूरल पर डाली। पूरी म्यूरल 2 साफ हिस्सों में बंटी हुई थी। एक तरफ घने पहाड़ों में रहने वाले तरह तरह के पक्षी और जंगली जानवर बने हुए थे। दूसरी तरफ हड्डियों का पहाड़ लगा हुआ था, मानो धरती पर बना कोई असली नर्क हो। ठीक बीचों बीच एक आसमान छूता हुआ पहाड़ बना हुआ था। उसकी चोटी पर ढीले ढाले शाही वस्त्र पहने एक परछाई पीछे मुड़कर नीचे घूर रही थी। हम दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। ऐसा लग रहा था जैसे उस चित्र में बना इंसान भी इसी वक्त मुझे घूर रहा हो। क्या वो किन शी हुआंग है? इस चित्र का मतलब आखिर क्या है? क्या उन्होंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि आज कोई यहाँ आएगा? मैं खुद से बड़बड़ाया। पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास उठने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे चित्र में बना वो इंसान मुझे समझा रहा हो, अब और अंदर मत जाना। उस पल उस चित्र को देखते हुए अचानक मुझे एक अजीब सा पूर्वाभास हुआ। अगर मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया तो शायद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस सोच ने मुझे थोड़ा हिचका दिया, लेकिन तभी पीछे वाले गलियारे से अचानक तेज भागते कदमों और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो कमीना आगे है, उसे भागने मत देना, सब लोग आगे बढ़ो, पकड़ लो उसे। पीछे वाली सुरंग से 7-8 आदमी तेजी से मेरी तरफ दौड़ पड़े। मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। मैंने तुरंत धीमी आवाज में चिल्लाकर कहा, यहाँ मैकेनिज्म ट्रैप है, कोई भी जल्दबाजी मत करना। लेकिन भला वो मेरी बात क्यों सुनते? सब सीधे मेरी तरफ दौड़ते रहे। अगले ही पल धड़म, किसी का पैर फर्श की एक ईंट पर धंस गया। पूरी कब्र जोर जोर से कांपने लगी। चारों तरफ से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। फिर मैकेनिज्म के गियर्स घूमने की आवाज गूंजी। दीवारों की कई पत्थर की स्लैब टूटकर नीचे गिरी और उनके पीछे दर्जनों बड़े बड़े छेद दिखाई देने लगे। उसके बाद अंदर से अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। मैंने तुरंत पहचान लिया। मुझे पहले से पता था, कीड़े आ गए। लाइव स्ट्रीम चैट तुरंत फट पड़ा। ट्रैप एक्टिवेट हो गया। पिछली बार इन्हीं कीड़ों ने 2 प्रोफेसर्स को काट काट कर मार डाला था। गए काम से। इस बार सच में खत्म। उन बड़े बड़े छेदों से अनगिनत छोटे छोटे काले साए बाहर निकलने लगे। कुछ ही सेकंड में उन्होंने उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। स्क्रीन के सामने बैठे लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, ये तो इंसानों का मांस खाने वाले कीड़े हैं, 30 सेकंड भी नहीं लगते और ये सिर्फ हड्डियां छोड़ते हैं। उधर मकबरे के बाहर जो गुआंगजी घबराहट से पसीने पसीने हो गया। उसने तुरंत वॉक टॉक में चिल्लाकर कहा, अगर हालात खराब हो तो तुरंत पीछे हट जाना, जान मत जोखिम में डालना। वैनगार्ड टीम के कैप्टन का चेहरा उतर गया। उसने दांत भींच कर आदेश दिया, फ्लेम थ्रोअर्स तैयार करो। टीम के सभी मेंबर्स ने तुरंत अपना इक्विपमेंट निकाल लिया। जलती हुई आग सीधे उन कीड़ों की तरफ छोड़ी गई। फिलहाल दोनों तरफ बराबरी की स्थिति बन गई। लेकिन तभी लाइव स्ट्रीम चैट फिर से फट पड़ा। अरे ये सारे कीड़े उस मास्क वाले भाई के पास क्यों नहीं जा रहे? ये तो उसके चारों तरफ घूमकर निकल रहे हैं। मैंने नीचे झुककर देखा। सच में बिल्कुल ऐसा ही था। मेरे चारों तरफ लगभग 3 मीटर रेडियस तक एक भी कीड़ा आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगर कोई गलती से अंदर आ भी जाता तो तुरंत तड़पने लगता, उसके मुंह से झाग निकलने लगते और कुछ ही पलों में वो अकड़ कर मर जाता। इस वक्त मेरे चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे कोई वैक्यूम जोन बना हुआ हो। सब लोग पूरी तरह हैरान रह गए। वैनगार्ड टीम के मेंबर्स की आंखें फटी की फटी रह गई। ये लड़का आखिर कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है? मकबरे के बाहर जो गुआंगजी और प्रोफेसर जांग दोनों सदमे में चुप खड़े थे। प्रोफेसर जांग बड़बड़ाने लगे, ये कैसे हो सकता है? सालों पहले हमारी आर्कियोलॉजी टीम ने हर तरीका आजमा लिया था, लेकिन ये कीड़े किसी भी चीज से नहीं डरते थे। फिर ये एक इंसान से कैसे डर सकते हैं? नहीं, ये डर नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ब्लड लाइन सप्रेशन के कारण दब गए हों, जैसे कोई जानवर किसी हेवनली ऑरा को देखकर कांप उठता है। आखिर ये हो क्या रहा है? प्रोफेसर झांग पूरी तरह उलझ चुके थे। आखिर उन्होंने खुद चिन शी हुआंग की कब्र की खुदाई में हिस्सा लिया था, इसलिए वो इन कीड़ों की असली दहशत किसी से ज्यादा जानते थे। फ्लेम थ्रोअर्स सिर्फ कुछ देर के लिए इन्हें रोक सकते थे। उन्हें मौत का कोई डर नहीं था। ये पैदा ही इंसानी मांस की भयानक भूख लेकर हुए थे। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे ये डरे, लेकिन उनकी आंखों के सामने जो हो रहा था उसने उनकी पूरी समझ ही पलट कर रख दी। उधर जाओ गुआंगजी भी पूरी तरह कंफ्यूज था। तभी कमेंट सेक्शन में किसी ने देखा कि मैंने अपनी 2 उंगलियां जोड़कर एक हैंड सील बना लिया है। अरे मास्क वाला भाई क्या कर रहा है? क्या वो कोई टेक्निक इस्तेमाल करने वाला है? कहीं वो उन लोगों की मदद करके सारे कीड़े खत्म तो नहीं कर देगा? इतना भी भोला मत बनो। अगर कीड़े खत्म कर दिए तो फिर सीधा आर्कियोलॉजी टीम उसे पकड़ लेगी। उसके बाद वो भागेगा कैसे? चारों तरफ तो सिर्फ दीवारें हैं और शाही
मकबरे की दीवारें इतनी मोटी हैं कि आधा दिन खोदने पर भी उनमें छेद नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर झांग भी धीरे से बोले, ओल्ड झाओ, क्या वो लड़का बचकर निकल पाएगा? जो गुआंगजी ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। बस जैसे ही ये कीड़ों का झुंड हटेगा, वैनगार्ड टीम उसे तुरंत पकड़ लेगी, जब तक उस कमीने की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी ना हो, वरना अभी की हालत में वो बिल्कुल कसाई के तख्ते पर पड़ी मछली जैसा है। और किस्मत आखिर कर भी क्या लेगी? लेकिन ठीक उसी वक्त पूरी कब्र की सुरंग अचानक जोर जोर से कांपने लगी। जिस दीवार पर विशाल म्यूरल बनी हुई थी, वो भी अजीब तरीके से थरथराने लगी। जैसे ही दीवार हिली, लाइव स्ट्रीम चैट तुरंत फट पड़ा। ये क्या हो रहा है? क्या अब कोई और मॉन्स्टर आने वाला है? यार हद है। अभी तो कहा था कि यहाँ काफी सेफ, लेकिन मैं बिना जरा भी डरे अपना हैंड सील बनाकर टेक्निक चलाता रहा। कड़क एक तेज आवाज गूंज। विशाल म्यूरल के बीच अचानक एक लंबी दरार पड़ गई। गया इतना कीमती पुरावशेष खत्म हो गया। मकबरे के बाहर जो गुआंगजी और प्रोफेसर जांग दोनों की आंखें फटी रह गईं। प्रोफेसर जांग की आंखें तो पल भर में लाल हो गईं। कड़क कड़क धड़ाम धड़ाम चारों तरफ मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। पूरी की पूरी विशाल दीवार भरभराकर ढह गई और उसके पीछे एक बेहद गहरी सुरंग सबके सामने दिखाई देने लगी। वापस आओ। मैंने अपनी कमर से लटका हुआ गॉर्ड उतार लिया। तुरंत दर्जनों छोटे छोटे काले धब्बे किसी अदृश्य ताकत से खींचते हुए मलबे के बीच से उड़कर सीधे उस गोड के अंदर समा गए। मैंने फिर से गोड कमर पर बांध लिया और बिना पीछे देखे सीधे अंदर की तरफ चलता गया। पीछे वाले लोग अब भी उन कीड़ों से जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। उधर लाइव स्ट्रीम रूम पूरी तरह फट चुका था। हे भगवान, ये सब सच में उसी मास्क वाले भाई ने किया। सिर्फ 2 मिनट में इसने 2 से 3 मीटर मोटी पत्थर की दीवार तोड़ दी। इतना काम तो 10 ड्रिलिंग मशीन्स भी आधे दिन में नहीं कर पाती। आखिर वो काले कीड़े थे क्या? क्या ये सच में गु टेक्निक थी? ये तो पक्का मियाओजियांग गु टेक्निक है। जाहो गुआंगजी की आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। उसके चेहरे पर सिर्फ अविश्वास था। आखिर कैसे? ऐसे कौन से कीड़े होते हैं जो पत्थर तक चबा डालें? ये तो साइंस के बिल्कुल खिलाफ है। उधर प्रोफेसर झांग जमीन पर बिखरे हुए टूटे पत्थरों को देखकर ऐसे दुखी थे जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो। पुरावशेष, हे भगवान, ये सब कितने कीमती पुरावशेष थे। ओल्ड जाओ, किसी भी कीमत पर उस लड़के को पकड़ना। उससे उसकी गलती की भरपाई करवानी होगी। उसे और भी ज्यादा पुरावशेष निकालकर हमारे पास लाने होंगे। मैंने स्क्रीन पर भरे हुए सवालों को देखा, फिर आराम से कहा, मैं एक गू मास्टर हूँ। अभी जो इस्तेमाल किया था वो हार्ट पियर्सिंग गू था। ये मियाओजियांग की एक खास वेरिएंट है। ये पहाड़ तोड़ सकती है और पत्थर भी चीर सकती है। जहाँ तक उन कीड़ों के मुझसे डरने की बात है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि मेरे शरीर पर गू इंसेक्ट्स की गंध बहुत ज्यादा है। मैंने जानबूझकर अपनी ब्लड लाइन वाली बात छिपा ली। ऐसे राज जितने कम लोगों को पता हो उतना ही अच्छा होता है। हे भगवान, ये तो सच में गू मास्टर है। मियाओजियांग का गू मास्टर यहाँ कब्र चोरी करने आया है। पूरा कमेंट सेक्शन पागल हो गया। लोगों के बीच बहुत पहले से ये कहानी मशहूर थी कि मियाओजियांग के गू मास्टर्स जहरीले कीड़ों को काबू कर सकते हैं। वो खतरनाक पहाड़ों और जंगलों में ऐसे चलते हैं जैसे हवा में तैर रहे हों। सबको लगता था कि ये सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर कही गई कहानियां हैं, लेकिन आज सबकी आंखों के सामने वो लेजेंडरी गू मास्टर सच में मौजूद थे। सिर्फ इतना सा एक काला कीड़ा और उसकी ताकत इतनी भयानक। तो फिर दुनिया के बाकी अजीबोगरीब गू इंसेक्ट्स अगर मेरे हाथ में हो तो उनकी ताकत आखिर कितनी होगी? और मैं वही लेजेंडरी गू मास्टर था। ऐसे में लोग हैरान और एक्साइटेड क्यों ना होते? कमाल, ये तो पूरी तरह इनविंसिबल है। किसी ने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि मैं मियाओजियांग से हूँ या नहीं, क्योंकि वो जगह शुरू से ही रहस्यमयी और डरावनी मानी जाती है और लोगों का मानना था कि सिर्फ वहीं गू मास्टर्स पैदा होते हैं। मैंने भी इसे नकारने की कोशिश नहीं की। वैसे भी मेरे तीसरे मामा मियाओजियांग के ही रहने वाले थे। मेरे पूर्वज भी वहीं से आए थे। जब मैं छोटा था तो अंकल वो घर पर मुझे तरह तरह के अजीब कीड़े पकड़कर खेलने के लिए दे देते थे। पहले मुझे लगता था कि उन्हें सिर्फ बायोलॉजी का शौक है। मैंने कभी नहीं माना था कि दुनिया में सचमुच गु टेक्निक जैसी कोई चीज होती है। लेकिन जब सिस्टम ने मुझे गु मास्टर का पूरा ज्ञान दिया तभी मुझे यकीन हुआ। और उस म्यूराल पर बनी चेतावनी ने मेरे यकीन को और भी मजबूत कर दिया। चिनशी हुआंग की कब्र के अंदर ऐसा रहस्य छिपा है जिसका इतिहास में कभी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इतने विशाल एकीकृत साम्राज्य के पीछे आखिर किनशी हुआंग क्या छिपा रहे थे? उसका जवाब शायद सिर्फ उनकी असली समाधि में ही मिलेगा। मैं लगातार और अंदर बढ़ता गया। तभी सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी। मर्क्यूरी पॉइजन डिटेक्ट हुआ। होस्ट को पॉइजन इफेक्ट +1। मैं चौंक गया। अभी तो मैं मर्क्यूरी रिवर से काफी दूर हूँ, फिर भी जहर इतना घना है। मैं अब भी प्रोटेक्टिव सूट खरीदने ही वाला था कि सिस्टम फिर बोल उठा, आपकी ब्लड लाइन रेजिस्टेंस शुरू हो गई है। रेजिस्टेंस फेल्ड। पॉइजन +1। ब्लड लाइन एब्जॉर्प्शन शुरू। एब्जॉर्प्शन सक्सेसफुल। मर्क्यूरी पॉइजन रेजिस्टेंस +1। मेरी सांसें अचानक तेज हो गई। मुझे तो लगा था कि जियोलिवु क्लैन ब्लड लाइन का 100 पॉइजन इम्यूनिटी वाला गुण सिर्फ कहने की बात है, लेकिन ये तो सच में असली निकला। बस कुछ तरह के जहर निगलने भर से धीरे धीरे हर जहर के खिलाफ रेजिस्टेंस बनने लगता है। ये तो एंशिएंट गॉड ब्लड लाइन अभी सिर्फ शुरुआती स्टेज में ही है, फिर भी इतनी जबरदस्त। सिर्फ थोड़ी ही देर में मुझे बेसिक मर्करी पॉइजन से इम्यूनिटी मिल गई। मैंने अपने शरीर को ध्यान से महसूस किया। बस इतना लगा कि मेरी नसों में बहता खून थोड़ा भारी हो गया है। इसके अलावा कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। मैंने सोचा आगे चलकर मुझे वैसे भी आर्कियोलॉजी टीम में शामिल होना, तो पीछे मेरा पीछा कर रहे लोग बेहतर होगा कि यहीं मरे नहीं। ये सोचकर मैंने सिस्टम शॉप से एक साधारण डैगर निकाला, फिर जमीन पर बड़े बड़े अक्षरों में जल्दी से लिख दिया, यहाँ मर्क्यूरी का घातक जहर है, खतरा, अंदर आना मना है। लिखने के बाद मैंने डैगर वापस रख दिया और आराम से अंदर की तरफ चलता गया। चैट में लोग पागल हो गए, भाई
कमाल है, कहीं मास्क वाला भाई जानबूझकर स्पेशल फोर्सेस को गुमराह तो नहीं कर रहा। ऐसा ही लग रहा है। भला कोई इतनी खतरनाक मर्क्यूरी पॉइजन की परवाह किए बिना अंदर कैसे जा सकता है। वाह, ये तो बिल्ली के सामने चूहे वाला खेल हो गया। अब मजा आएगा। मैं वहां से निकले ज्यादा देर भी नहीं हुई थी कि वैनगार्ड टीम के मेंबर्स थोड़ी बिखरी हालत में मेरा पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। ये कमीना बड़ा अजीब है। भाइयों देखो, यहाँ कुछ लिखा हुआ है। टीम के लोगों ने वार्निंग देखते ही आवाज लगाई। उनमें से एक का चेहरा उतर गया। क्या सच में यहाँ मर्क्यूरी का घातक जहर है? अगर ये शरीर में ज्यादा चला गया तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। वैनगार्ड टीम के कैप्टन ने तुरंत अपना हेडसेट पकड़ा और जल्दी से बोला, सर जाओ, सर जाओ। क्या मेरी आवाज साफ आ रही है? उधर से जाओ ग्वांगजी ने तुरंत जवाब दिया। उस कब्र चोर का क्या हुआ? कैप्टन बोला। जो ग्वांगजी ने बिना झिझक कहा, वो कब्र चोर तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। उसने खुद कोई प्रोटेक्टिव सूट नहीं पहना, फिर भी अंदर चला गया। बहुत मुमकिन है कि वो फंस चुका हो और सिर्फ टाइम पास करने के लिए ये सब कर रहा हो। ये सुनते ही कैप्टन ने तुरंत आदेश दिया, जब वो कब्र चोर बिना प्रोटेक्टिव सूट के अंदर जा सकता है तो हमें भी डरने की जरूरत नहीं। कुछ लोग पीछे रहकर बैकअप देंगे, बाकी सब मेरे साथ उसका पीछा करो। कुछ लोगों को पीछे छोड़कर बाकी 10 से ज्यादा मेंबर्स तेजी से मकबरे के अंदर दौड़ पड़े। लेकिन सिर्फ 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि एक टीम मेंबर की सांस अचानक तेज चलने लगी। उसकी छाती सिकुड़ने लगी, उसका सिर घूमने लगा। पीछे चल रहा दूसरा मेंबर सीधे जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। आगे चल रहे कैप्टन ने पीछे मुड़कर देखा। उसने पाया कि पीछे वाले सभी मेंबर्स के चेहरे बिल्कुल पीले पड़ चुके थे। कैप्टन का चेहरा बदल गया। वो जोर से चिल्लाया, बुरा हो गया, ये मर्क्यूरी पॉइजन है। मर्क्यूरी पॉइजनिंग 2 तरह की होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। ये इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। मिलिट्री एकेडमी में ये सब पढ़ाया जाता था, इसलिए हर किसी को इसके सिम्टम्स अच्छी तरह पता थे। उन्हें लगा था कि वो कब्र चोर सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन यहाँ सच में मर्क्यूरी का घातक जहर मौजूद था। मेंबर्स की हालत झूठ नहीं हो सकती थी। ये पक्का मर्क्यूरी पॉइजनिंग था। अगर इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो शरीर को ऐसा नुकसान होगा जो कभी ठीक नहीं होगा। कैप्टन ने तुरंत आदेश दिया, सांसों की रफ्तार कंट्रोल करो, कम से कम हवा अंदर लो। सब लोग तुरंत पीछे हटो। टीम मेंबर्स एक दूसरे का सहारा देकर जल्दी जल्दी वापस उसी रास्ते की तरफ लौटने लगे। उधर लीपिंग को पहले से शक था कि कब्र चोर कहीं ट्रैप ना बिछा दे, इसलिए उसने कुछ लोगों को पीछे छोड़ रखा था। जैसे ही उसे खबर मिली, वो सांस रोककर अंदर रेस्क्यू के लिए दौड़ पड़ा। लाइव स्ट्रीम देख रहे नेटिजन्स पूरी तरह शॉक में थे। पूरी एलिट टीम तो खत्म हो गई, लेकिन मास्क वाले भाई को कुछ भी नहीं हुआ। क्या उसकी बॉडी अलग है? यहाँ तक कि वैनगार्ड टीम भी मर्करी पॉइजन नहीं झेल पाई और ये भाई आराम से घूम रहा है। आखिर इसकी बॉडी कैसी है? मकबरे के बाहर जो ग्वांगजी का चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। धत्त तेरे की, या आखिर हो क्या रहा है? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस कब्र चोर की बॉडी वैनगार्ड टीम से भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। आखिर एक ही दूरी पर खड़े होने के बावजूद टीम मेंबर्स मर्करी पॉइजन नहीं झेल पाए, लेकिन उस कब्र चोर को कुछ भी नहीं हुआ। एक मामूली कब्र चोर इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? जो ग्वांगजी ने तुरंत आदेश दिया, प्रोटेक्टिव सूट्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर अंदर जाओ। पास खड़े प्रोफेसर जंग ने पहले मुझे आराम से चलते देखा, फिर मर्क्यूरी पॉइजन से तड़पते हुए वैनगार्ड टीम के मेंबर्स को देखा और वो पूरी तरह गहरी सोच में डूब गए। ये लड़का क्या सच में इंसान है या कोई मॉन्स्टर? 10 मिनट बाद मर्क्यूरी पॉइजन से प्रभावित सभी मेंबर्स एक एक करके बाहर निकल आए। जो ग्वांगजी द्वारा भेजी गई सप्लाई भी फ्लिप ट्रैप वाली सुरंग तक पहुंच चुकी थी। वैनगार्ड टीम ने इक्विपमेंट लिया, ट्रैप वाले कॉरिडोर को पार किया और वहीं एक दूसरे की फर्स्ट एड शुरू कर दी। जिन लोगों को पॉइजन ज्यादा हुआ था उनकी हालत कुछ सुधर गई, लेकिन अगर उन्हें समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो अभी भी खतरा बना हुआ था। कुछ ही देर में ज्यादातर मेंबर्स फिर से चलने लायक हो गए। जहां ग्वांगजी की टीम ने रस्सियों और लकड़ी के तख्तों की मदद से गंभीर रूप से जहरीले मेंबर्स को बाहर निकालना शुरू किया। जो लोग पहले से बाहर मौजूद थे उन्हें कैप्टन ने वाइस कैप्टन लीपिंग के हवाले कर दिया। बाकी 6 मेंबर्स ने प्रोटेक्टिव सूट पहना और फिर से मेरा पीछा करने निकल पड़े। सिर्फ इस एक अफरा तफरी में, चाहे कितनी भी जल्दी की गई हो, करीब 1 घंटा बर्बाद हो चुका था। चैट में लोग लगातार लिख रहे थे, ये सच में मर्क्यूरी पॉइजन था, लेकिन मास्क वाला भाई तो जैसे उसकी बिल्कुल परवाह ही नहीं कर रहा। कमाल है। ऑडियंस अब भी शॉक में डूबे हुए थे क्योंकि मास्क वाला भाई मर्क्यूरी के घातक जहर को पूरी तरह इग्नोर करके आगे बढ़ता जा रहा था। उधर मैं जितना अंदर जाता गया, मर्क्यूरी की मात्रा उतनी ही तेजी से बढ़ती गई। मेरे शरीर में पॉइजन लेवल लगातार बढ़ने लगा। मेरे ब्रेन, नर्व्स, किडनीज, IQ और शरीर के बाकी सारे इंडिकेटर्स इस घातक जहर के माहौल में लगातार ऊपर नीचे होने लगे। मेरी सोच कभी दब जाती तो अगले ही पल फिर वापस सामान्य हो जाती। मेरी आंखें कभी बिल्कुल सुन्न और खाली सी हो जाती तो कभी उनकी गहराई में एक अजीब सी रहस्यमयी चमक दिखाई देती। अचानक मेरे अंदर एक बेचैनी उठी। मैंने तुरंत सिस्टम शॉप से एक प्रोटेक्टिव सूट खरीदा और उसे पहन लिया। जैसे ही सूट पहना, वो अजीब एहसास तुरंत गायब हो गया। नेटिजन्स आपस में चर्चा करने लगे। अब बात बनी, लगता है इसके पास पहले से इक्विपमेंट था, बस अब जाकर पहनने का फैसला किया। शायद अभी अभी इसकी बॉडी ने जवाब देना शुरू किया होगा। लेकिन अगले ही पल कुछ लोगों ने एक अजीब बात नोटिस कर ली। मेरा प्रोटेक्टिव सूट बेहद पतला था, मानो टिड्डी के पंख जैसा, लेकिन उसका मटेरियल बहुत ही हाई टेक लग रहा था। उसके साथ 3 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लगे हुए थे, जो खास तौर पर मर्क्यूरी रिवर के लिए तैयार किए गए लग रहे थे। ये इक्विपमेंट
इक्विपमेंट इतना एडवांस और इतना स्पेशलाइज्ड था कि कोई आम कब्र चोर इसे खरीद ही नहीं सकता था। ऐसी चीज सिर्फ वही टीम तैयार कर सकती थी जिसके पास पैसा भी हो और रिसर्च करने की ताकत भी। रुको जरा, मर्क्यूरी रिवर के लिए स्पेशल तैयारी? जैसे ही लोगों को ये पॉइंट समझ आया, पूरा इंटरनेट सन्न रह गया। लाइव स्ट्रीम चैट पल भर में शांत हो गई। पूरा माहौल अचानक अजीब तरह से ठंडा पड़ गया। मैंने चैट देखी और बेबस होकर एक लंबी सांस ली। मेरे एडवांस्ड प्रोटेक्टिव सूट का राज आखिर खुल ही गया। अगले ही पल पूरा लाइव स्ट्रीम फिर से फट पड़ा। इतना हाई एंड इक्विपमेंट लेकर भी कह रहे हो कि तुम टॉम रॉबर नहीं हो? ये इक्विपमेंट तो शायद स्पेशल फोर्सेस से भी ज्यादा एडवांस। अब तो साफ सबूत सामने है। होस्ट भाई, इस बार तो आपने हमें अच्छी तरह बेवकूफ बनाया। मकबरे के बाहर जो गुआंगजी की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी, उसने दुख और गुस्से से कहा, प्रोफेसर झांग, अब तो आपने खुद देख लिया ना, ये लड़का पक्का टॉम रॉबर है। अब हमें इसे बाहर निकालने की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। इस वक्त प्रोफेसर झांग का दिमाग भी पूरी तरह सुन्न हो चुका था। उनका विश्वास डगमगाने लगा। दिल में गहरी तकलीफ उठी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी उम्र में इतने सीधे साधे चेहरे वाला लड़का भी उन्हें धोखा दे जाएगा। मैंने चैट की तरफ देखा और बिल्कुल शांत होकर कहा, ये मेरा ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट है, मैं इसे आर्कियोलॉजी टीम में जमा करने वाला था। इतना कहने के बाद मैंने आगे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। वैसे भी ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट सिर्फ एक बहाना था। चिंगलन आर्कियोलॉजी यूनिवर्सिटी ने तो कई साल पहले ही इस तरह का प्रोजेक्ट बंद कर दिया था। अगर गवर्नमेंट जांच भी करती तो भी उसे कुछ नहीं मिलता। नेटिजन्स अब भी आधा यकीन आधा शक कर रहे थे। क्या ये सच में ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट है? भाई, आखिर इस सूट का फंक्शन क्या है? मैंने मन ही मन एक लंबी सांस ली, फिर सिस्टम का इंफॉर्मेशन पैनल खोल ली। मैंने आराम से कहना शुरू किया, ये सूट नैनो फाइबर ट्यूब से बनाया गया है। ये बाहर की जहरीली हवा को पूरी तरह आइसोलेट कर सकता है। इसके अंदर वाटरप्रूफ लेयर भी लगी हुई है, जिसकी वजह से लंबे समय तक पानी के अंदर रहा जा सकता है। इसके साथ 8 हाई प्रेशर ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगे हुए हैं। थ्योरी के हिसाब से इसे पहनकर इंसान हमेशा पानी के अंदर भी रह सकता है। रॉयल टॉम्ब की मरकरी रिवर पर रिसर्च करते वक्त मेरे दिमाग में इसका आइडिया आया था। बस यूं ही ट्राई करके बना दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद मैंने लगातार इसके मटेरियल, फंक्शन और पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर दिया। शुरुआत में किसी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन जब मैंने हर चीज स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल के साथ समझाई तो नेटिजन्स की सांसें तेज हो गईं। उधर मकबरे के बाहर खड़े प्रोफेसर जंग की आंखें पूरी तरह फैल गईं। वो कांपती आवाज में बड़बड़ाए, ये तो वही आइडिया है जो मेरे टीचर ने कई साल पहले दिया था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से आज तक आर्कियोलॉजी टीम का रिसर्च डिपार्टमेंट इसे बना नहीं पाया। और आज एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने इसे इतने परफेक्ट तरीके से डिजाइन कर दिया। वो एक्साइटमेंट से पूरा कांपने लगे। असल प्रॉब्लम यही थी कि आर्कियोलॉजी टीम लंबे समय तक चिंशी हुआंगटूम के अंदर इसलिए नहीं जा पाती थी क्योंकि वो मर्क्यूरी पॉइजन को झेल ही नहीं सकती थी। साधारण प्रोटेक्टिव सूट्स का वहाँ कोई काम नहीं था। ये कॉन्सेप्ट वाला सूट सालों से एक्सकवेशन का सबसे बड़ा टेक्निकल बॉटलनेक था और आज वो सूट उनकी आंखों के सामने मौजूद था। लाइव स्ट्रीम में मौजूद एक्सपर्ट्स भी पूरी तरह हिल गए। इतने सालों से पूरी आर्कियोलॉजी टीम जिस टेक्निकल प्रॉब्लम में फंसी थी, उसे इस लड़के ने अकेले सॉल्व कर दिया। ये तो नैनो टेक्नोलॉजी लेवल की चीज है। भाई, आखिर आपने ये बनाया कैसे? इसे ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट कहते हो? अगर आर्कियोलॉजी टीम में हंगामा ना मच जाए तो ही अजीब बात होगी। मैंने कमेंट्स पढ़े और समझ गया कि अपनी पहचान एक आर्कियोलॉजी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के रूप में बताना और ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट वाला बहाना देना इतना साबित करने के लिए काफी था कि मैं सच में आर्कियोलॉजी टीम में शामिल होना चाहता हूँ। ऊपर से ये प्रोटेक्टिव सूट जिसने सालों पुरानी टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी रुकावट तोड़ दी थी। सिर्फ यही काफी था ये दिखाने के लिए कि मुझे आर्कियोलॉजी से कितना जुनून है। जो गुआंगजी और स्पेशल फोर्सेस टीम को छोड़ दें तो वहां मौजूद लगभग हर इंसान इस वक्त बेहद एक्साइटेड था। चैट में लगातार 666 की बांट आ गई। डोनेशंस की बारिश होने लगी। सिर्फ कुछ ही मिनटों में अमाउंट 1 लाख यूएन से भी ऊपर पहुंच गया। इस वक्त जाओ गुआंगजी का चेहरा बेहद बदसूरत हो चुका था। उसने एक्साइटेड खड़े प्रोफेसर जांग की तरफ देखा, फिर पीछे खड़े टीम मेंबर्स को सख्त आदेश दिया, तुरंत उन सभी आर्कियोलॉजी यूनिवर्सिटीज की जांच शुरू करो जहां इस समय ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट जमा होने वाले हैं। सबसे कम समय में इस टूम रॉबर की असली पहचान पता लगनी चाहिए। जाओ गुआंगजी के आदेश मिलते ही टीम मेंबर्स तुरंत इंटरनल नेटवर्क में घुस गए। एक के बाद एक कई यूनिवर्सिटीज को जांच के दायरे में लिया गया। बहुत जल्दी उन्होंने कुल 17 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट मिलते ही लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस एक साथ एक्शन में आ गई। उन्होंने इन सभी 17 यूनिवर्सिटीज में छानबीन शुरू कर दी। उस समय रात के 2 बजे थे। कई स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स गहरी नींद में थे, लेकिन सबको उठाकर पूछताछ की जाने लगी। जब उन्हें पता चला कि कोई चिंशी हुआंगटूम में घुसकर टूम रॉबरी कर रहा है तो सबकी नींद एकदम उड़ गई। हर कोई पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन में सहयोग देने लगा। आखिर मामला इतना बड़ा जो था, लेकिन चाहे अथॉरिटीज ने कितनी भी गहराई से जांच, उन्हें ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिला जो उस टॉम रॉबर की पहचान से मेल खाता हो। हाँ, इस दौरान उन्होंने इंटरनेट कैफे में रात भर बैठे हुए कई सौ स्टूडेंट्स जरूर पकड़ लिए। कुछ को होटल से भी उठाकर पूछताछ की गई, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। वो टूम रॉबर मानो उन 17 यूनिवर्सिटीज का स्टूडेंट था ही नहीं। जाहो गुआंगजी का चेहरा और गंभीर होता गया। ये आदमी बिल्कुल भी साधारण नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, 1 सेकंड की भी लापरवाही मत करना। अगर वो सच में आर्कियोलॉजी स्टूडेंट है तो उसके पंख निकल आए, फिर भी वो बच नहीं पाएगा। इसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन का एक नया दौर फिर शुरू हो गया।
उधर चिंगलन आर्कियोलॉजी यूनिवर्सिटी में, जो गवर्नमेंट के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत आती थी, टीचर्स डॉर्मेट्री के अंदर मेरे गाइड प्रोफेसर जो जीजोंग मुंह खोले लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, बेचारा, पता नहीं किस बदनसीब प्रोफेसर के हिस्से ऐसा स्टूडेंट आया होगा। आधी रात को उठाकर उससे पूछताछ हो रही होगी। उन्होंने जीभ चटकाई। चिंशी हुआंग की टूम रॉबरी, इस बार तो उस बेचारे गाइड प्रोफेसर को भी सीधे 20 साल की जेल हो जाएगी। वो खुद ही हंस पड़े। उन्हें अपने स्टूडेंट्स पर बड़ा गर्व था। उनके सारे स्टूडेंट्स सीधे साधे और आज्ञाकारी थे, लेकिन स्क्रीन पर दिख रहा ये लड़का सच में कमाल का था। सालों से आर्कियोलॉजी टीम जिन मुश्किल प्रॉब्लम्स में फंसी हुई थी, उसने उन्हें बड़ी आसानी से सॉल्व कर दी। जू जिजोंग ने बिना सोचे सीधे 100 फ्लावर्स डोनेट कर दिए। कम ऑन यंग मैन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वो पूरे मजे लेकर लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये लड़का सच में बड़ा बिंदास है। लाइव स्ट्रीम चालू करके टॉम रॉबरी कर रहा है, ऊपर से खुद को आर्कियोलॉजी स्टूडेंट भी बता रहा है। जिस प्रोफेसर का स्टूडेंट होगा, अगर उसे ये बात पता चल गई तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखने लायक होगा। शायद वहीं बैठकर इस्तीफा लिख दे या गुस्से में वहीं बेहोश हो जाए। ये सोचकर शू जिजोंग और भी ज्यादा खुश हो गए। उन्होंने फिर से लाइव स्ट्रीम पर ध्यान लगा दिया। उधर मैं ज्यादा दूर नहीं चला था कि मेरे सामने एक 3 वे जंक्शन आ गया। तभी सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। होस्ट की फेम 10,000 पॉइंट्स पार कर चुकी है। बधाई हो, आपको चिंशी हुआंग टूम का स्ट्रक्चर मैप प्राप्त हुआ। अचीवमेंट अनलॉक, थोड़ा बहुत मशहूर। रिवॉर्ड, एंशिएंट मार्शल आर्ट्स एक्सपेंशन पैक। सिस्टम की मैकेनिकल वॉइस लगातार गूंजती रही। इस एंशिएंट मार्शल आर्ट्स एक्सपेंशन पैक में बाजीक्वान, ताइजी, होंगक्वान जैसी कई एंशिएंट मार्शल आर्ट्स, साथ ही तलवार, कृपाण और भाले की पूरी कॉम्बैट टेक्निक्स भी थी। इसे मार्शल आर्ट्स की पूरी एनसाइक्लोपीडिया कहा जा सकता था। मेरा दिल एक्साइटमेंट से भर गया, लेकिन मैं अचीवमेंट पैनल ढूंढता रहा, फिर भी वो कहीं नहीं मिला। लगता था ये रिवॉर्ड्स रैंडम तरीके से ट्रिगर होते थे। छोड़ो, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैंने तुरंत मैप निकाला, उसे जल्दी से देखा, फिर सामने वाले रास्ते की तरफ नजर उठाई और बिना झिझक बाईं तरफ वाले रास्ते पर चल पड़ा। मैप के मुताबिक दाईं तरफ वाला रास्ता ऊपर की मंजिल से होकर सीधे मेन एंट्रेंस तक जाता था। वो हिस्सा पहले ही आर्कियोलॉजी टीम खोज चुकी थी। प्रोफेसर जांग मैप को देखकर गहरी सोच में पड़ गए। इस लड़के के हाथ में जो मैप है वो बिल्कुल साधारण नहीं है। दाईं तरफ वाला रास्ता 10 में से 8-9 बार एक्सकवेटेड एरिया तक ही जाता है, लेकिन इसके मैप में वो एक्सकवेटेड एरिया तो नाखून जितना छोटा दिख रहा है। क्या ये चिंशी हुआंग टूम के डीप लेयर का मैप है? लेकिन ये लड़का इसे हासिल कैसे कर सकता है? ये सोचते ही उनका दिल एक पल के लिए धड़क उठा। तभी जाओ ग्वांगजी ने कहा, ओल्ड जांग, वो फेक मैप है, पक्का फेक है। हमने पहले इतनी मेहनत की, फिर भी चिंशी हुआंग टूम का मैप कभी नहीं मिला। ये लड़का आखिर कहां से ले आया? पक्का ये हमें गुमराह कर रहा है। डीप एरिया में घुस जाना भी इसकी सिर्फ किस्मत थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। गहरी कब्र के अंदर असलियत क्या है, ये अभी भी रहस्य था। प्रोफेसर जांग अभी भी आधा यकीन और आधा शक में थे। उधर मेन कैरेक्टर ने सिस्टम से एक मोटा मार्कर पेन एक्सचेंज कर लिया। उसने सीधे चिंशी हुआंग की कब्र का मैप निकालकर उससे मिलान करना शुरू कर दिया। चलते चलते पूरे मकबरे के रास्ते ध्यान से चेक करता गया। मेन कैरेक्टर ने पेन से दीवारों पर त्रिकोण और गोल घेरे जैसे कई निशान बना दिए ताकि ट्रैप मार्क हो जाए। लाइव स्ट्रीम के दर्शक ये देखकर पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। सब लोग अंदाजा लगाने लगे कि ये बंदा आखिर कर क्या रहा है। मकबरे के अंदर जगह जगह चौराहे और रास्ते एक दूसरे में उलझे हुए थे, इसलिए उसकी हरकतें लोगों को और भी ज्यादा हैरान कर रही थी। किसे पता था कि उसके हाथ में जो चीज है वो चिंशी हुआंग की कब्र का असली मैप है। वो ये निशान इसलिए बना रहा था ताकि पीछे आने वालों को रास्ता और ट्रैप की जानकारी मिल सके। उसकी चाल इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही वो कई मील लंबी सुरंग पार कर गया। ये ट्रैप बहुत खतरनाक है, इन्हें मार्क करना पड़ेगा ताकि पीछे आने वाले सावधान रहें। वैसे भी वो यहाँ इन रहस्यों को सुलझाने ही आया था। उसने सोचा, अपनी काबिलियत खुलकर दिखा ही देता हूँ ताकि बाहर निकलने के बाद आर्कियोलॉजी टीम में शामिल होने के लिए ज्यादा सफाई न देनी पड़े। अब छिपाने का कोई मतलब नहीं था। इसे ऐसे समझो कि उसने स्पेशल टास्क फोर्स के लिए भी हिंट छोड़ दी। ये बंदा पकड़ा जाना चाहता है क्या? कब्र लूटने आया है और इतना घमंड? सच में ऐसा आदमी पहली बार देखा है। उसे इस पूरे मकबरे में घूमते देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अपने घर के आंगन में टहल रहा हो। किसी ने अपनी जिंदगी में ऐसा अजीब एक्सप्लोरर नहीं देखा था। वो आर्कियोलॉजी की स्पेशल टास्क फोर्स को बिल्कुल इग्नोर कर रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर उन्हें रास्ता दिखा रहा हो। उसकी ये हरकत बेहद अजीब थी। कुछ लोग अंदाजा लगाने लगे कि शायद वो जानबूझकर स्मोक स्क्रीन छोड़ रहा है ताकि सबको गुमराह कर सके। धत्त तेरे की, ये तो कमाल ही हो गया। ये आदमी हमारी सिक्योरिटी टीम को घास समझ रहा है क्या? आर्कियोलॉजिकल प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर खुलेआम ट्रैप मार्क कर रहा है। पक्का कोई बड़ी चाल चल रहा है, जानबूझकर गड़बड़ कर रहा है। सर, ये ग्रेव रॉबर हमारी स्पेशल टास्क फोर्स के सामने ही पूरे ट्रैप्स का नक्शा बनाकर छोड़ रहा है। ये साफ साफ आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपके मुंह पर तमाचा मार रहा है। किसी भी कीमत पर इस हरामखोर को जेल में डालना ही पड़ेगा। रिपोर्ट में देख चुका हूँ। अच्छी बात है कि चिंगलंग भी अभी वापस आ गया है। थोड़ी देर में मैं उसे वहाँ भेजता हूँ। चिंगलंग पहले स्पेशल फोर्सेस का सैनिक रह चुका था। उसने मौत से खेलते हुए सैकड़ों मिशन पूरे किए थे। उसकी ताकत बेहद खतरनाक थी। वो अकेला पूरी स्पेशल टास्क फोर्स पर भारी पड़ जाता था। चाकू चलाने की उसकी स्किल तो मानो जादू जैसी थी। किसी ने नहीं सोचा था कि वो फिर से लीशान लौट आएगा। झाओ गुआंगजी का खून जोश से खौल उठा, मानो वो मास्क पहने लड़का अब बच ही नहीं सकता। उधर स्पेशल टास्क फोर्स भी अब लगभग पहुंचने ही वाली थी। वो ग्रेव रॉबर खुद ही डेड एंड में घुस गया। कमाल हो गया। झाओ गुआंगजी इतना खुश था कि अपनी एक्साइटमेंट छिपा ही नहीं पा रहा था।
उसके हिसाब से वो ग्रेव रॉबर चाहे कितना भी चालाक हो, उसकी पूरी ताकत सिर्फ मकबरे के ट्रैप्स पर टिकी हुई थी। अब तो वो खुद मौत के मुंह में चला गया। आगे भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। सामने दीवार देखकर उसका दिल और भी खुश हो गया। उसका मूड एकदम शानदार था। अब भाग कहाँ जाएगा? इस बार कोई ट्रैप दिखाकर बच नहीं पाएगा। कई घंटों से तेरा पीछा कर रहे हैं, आखिरकार पकड़ ही लिया। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अरे तुम लोगों ने तो बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। मैं तो बस तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा था। बस ये एक लाइन सुनते ही लाइव स्ट्रीम देख रहे सारे लोग दंग रह गए। चैट फिर से फट पड़ा। भाई तो बहुत खतरनाक निकला। इतने लोग पीछे पड़े हैं फिर भी इसे कोई टेंशन नहीं। वो लोग एक एक 10 पर भारी पड़ते हैं। भाई अब तो हाथ खड़े कर दे, जिद मत कर। हमें अभी तेरी लाइव स्ट्रीम और देखनी है। बेवकूफ बना रहा है। हरामखोर। देखते हैं तेरी मुट्ठी ज्यादा मजबूत है या तेरी जुबान। सब लोग हमला करो। उनका तालमेल गजब का था। कोई आम इंसान एक ही बार में खत्म हो जाता। चैट फिर से फट पड़ा। 7 लोग मिलकर एक पर हमला? इतनी भी क्या जरूरत थी? अब तो भाई गया। पहले ही सरेंडर कर देता तो ठीक रहता। इसे मार ही मत डालना। हमें इसकी लाइव स्ट्रीम अभी और देखनी है। धत। अगले ही पल मैंने हमला कर दिया। ताई ची के यिन यांग मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए मैंने उसकी ताकत उसी पर पलट दी। घुटने का जोर बढ़ाया, उसे कसकर पकड़ा और हवा में उछाल दिया। उसी समय मैंने एक स्मूथ स्वीप किक मारी और उसके बाद बिना किसी रहम के जोर से पैर दे मारा। राख। हड्डी टूटने की साफ आवाज गूंज उठी। उसी वक्त आखिरी आदमी का हमला भी पहुंच गया। मैं एक बेहद अजीब पोजीशन में उसके बिल्कुल सामने पहुंचा। उसकी कलाई पकड़कर उसकी पूरी ताकत खत्म कर दी। फिर एक जोरदार पाल्म स्ट्राइक मारकर उसे दूर उड़ा दी। उसकी बॉडी का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। मेरी आंखों में ठंडी चमक उभरी। मैं एक कदम आगे बढ़ा, कमर और पैरों की पूरी ताकत एक साथ लगाई और उसकी छाती के बीचों बीच एक जबरदस्त एल्बो स्ट्राइक दे मारी। धड़म। ये सब कुछ सिर्फ एक पल में हो गया। मौजूद हर इंसान का चेहरा सदमे से बदल गया। ताई ची का पहला ही वार 3 लोगों को पूरी तरह बेकार कर गया। एक का पैर कुचल दिया गया, दूसरे को कोहनी के वार से हवा में उड़ा दिया गया। नरमी से सख्ती को हराना और सख्ती से नरमी को दबाना, ये परम तकनीक उसने बिना जरा सी गलती के पूरी तरह दिखा दी। नेटिजन्स इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि अपनी सीटों से खड़े हो गए। सबको लगा था कि ये भाई सिर्फ कब्र लूटने में माहिर है, लेकिन किसे पता था कि ये तो असली हिडन बॉस निकला। ये बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा था, बल्कि इसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। लाइव स्ट्रीम में हुनेयोन ताई ची संप्रदाय के प्रमुख डुवलिन ये सब देखकर दंग रह गए। ताई ची की असली यिन यांग वाली चालों और उसके भ्रम वाले बदलावों पर इस आदमी की पकड़ कमाल की थी। उसने नी स्ट्राइक, डिफ्लेक्शन और आर्म रैप जैसी टेक्निक्स को मास्टर लेवल तक इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि एक साथ 3 लोगों के कंबाइंड अटैक को भी तोड़ दिया। दूसरे की ताकत को खत्म करने वाली ये टेक्निक कोई अगर बचपन से भी किसी महान गुरु के साथ मार्शल आर्ट्स सीखता तब भी शायद इस लेवल तक नहीं पहुंच पाता। एक ग्रेव रॉबर की ताई ची आखिर मेरे जैसे सेक्ट मास्टर से भी ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है? और आखिरी मूव तो बिल्कुल टाई ची नहीं था, वो तो बाजी क्वान का डिंग शिंजो हार्ट पियर्सिंग एल्बो था। ताई ची और बाजी क्वान को एक साथ इतनी परफेक्ट तरह से मिला देना, इस आदमी की मार्शल आर्ट्स स्किल तो पीक रेलम तक पहुंच चुकी है। सच में ये तो बिल्कुल टॉप लेवल है। ये खबर तुरंत ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स ग्रुप्स के चैट में फैल गई। एक के बाद एक कई सेक्ट मास्टर्स लाइव स्ट्रीम में घुस आए। जैसे ही उन्होंने फाइट देखी, सबके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। ये कैसे हो सकता है? इसका बाजी क्वान तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक और डोमिनेटिंग है, और ये होंग क्वान, ये तो हमारी फैमिली स्टाइल की एग्जैक्ट कॉपी है। हमारे फैमिली मार्शल आर्ट्स इसे कैसे आते हैं? हर मार्शल आर्ट्स स्कूल की सीक्रेट टेक्निक्स बाहर नहीं सिखाई जाती थी, लेकिन इस समय वो सारी टेक्निक्स एक ही इंसान के शरीर में इकट्ठी थी और वो उन्हें इतनी स्मूथ तरीके से इस्तेमाल कर रहा था कि यकीन करना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने हर मार्शल आर्ट को पूरी तरह समझकर एक साथ फ्यूज कर दिया हो। एक अकेला 7 लोगों के खिलाफ। 1 मिनट भी नहीं लगा, फाइट खत्म हो गई। 7 लोग एक झटके में धराशायी हो गए। पुरानी कब्र के अंदर मैंने हाथ रोक ली। वो 7 जमीन पर पड़े कराह रहे थे। रेंगने की भी ताकत नहीं बची। चैट पागलों की तरह स्क्रॉल होने लगी। कब्र के बाहर खड़ा झाओ गुआंगजी अनजाने में एक लंबी सांस निकल गया। उसके दिल में एक अजीब सा डर भर गया। होस्ट का अटेंशन 30,000 पार कर चुका है। जैसे जैसे लाइव स्ट्रीम का टाइम बढ़ रहा था, वैसे वैसे अटेंशन पॉइंट्स भी तेजी से बढ़ रहे थे। सिस्टम की आवाज लगातार मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मेन कैरेक्टर ने सिस्टम स्टोर से कागज और पेन निकाला। फिर उसने एक एक करके पूरी टीम की नब्ज देखी और सबके लिए अलग अलग दवा लिखनी शुरू कर दी। लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग फिर से कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि छोटा भाई आखिर कर क्या रहा है। जब पता चला कि वो सबका इलाज कर रहा है तो सब हैरान रह गए कि उसे मेडिसिन भी आती है। लोग कहने लगे एंशिएंट को आर्ट्स ही कमाल थी, अब मेडिकल स्किल्स भी। ये बंदा आखिर कितना ओपी है। ये तो सच में फायर है। जब लोगों ने देखा कि मेन कैरेक्टर घायलों को उठाकर आयरन स्प्लिंट से उनकी टूटी हड्डियां फिक्स कर रहा है, तभी लाइव स्ट्रीम का चैट फिर से फट पड़ा। चारों तरफ शौक और सरप्राइज से भरे कमेंट्स आने लगे। अरे ये तो सच में इलाज कर रहा है। हर आदमी के लिए अलग प्रेस्क्रिप्शन भी लिख रहा है। पहले लोगों की धुनाई करता है, फिर वहीं खड़े खड़े दवा भी लिख देता है। ये तो कमाल की हैंडलिंग है। टूटी टांग भी वापस सीधी कर दी। एक व्यूअर ने कमेंट किया, आखिर इस भाई ने अपनी पिछली आधी जिंदगी में क्या क्या झेला है। पता नहीं ये किंची हुआंग की कब्र में क्यों आया, लेकिन जब एक बार हाथ उठा दिया तो आखिर तक जिम्मेदारी भी निभा रहा है। सिर्फ इस बात की तारीफ मैं पूरी जिंदगी कर सकता हूँ।
हाँ हाँ, लगता है छोटा भाई खुद भी थोड़ा मजबूर है। सब लोग बेहद एक्साइटेड थे। उन्हें लगा था कि ये सिर्फ एक घमंडी ग्रेव रॉबर है, लेकिन निकला आर्कियोलॉजी यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट, गुआर्ट्स में मास्टर और अब मेडिकल स्किल्स में भी एक्सपर्ट। लेकिन सबसे मजेदार बात ये थी, अभी अभी जिन्होंने इससे पिटाई खाई उन्हीं का इलाज भी ये खुद कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि ये बहुत ज्यादा नेक दिल है या फिर सामने वालों की मजे ले रहा है। ये मूव तो सच में टॉप लेवल था। उसी समय पुरानी कब्र के बाहर प्रोफेसर जांग लाइव स्ट्रीम पर जियांग मिंग को टीम मेंबर्स की हड्डियां जोड़ते हुए ध्यान से देख रहे। उन्होंने मन ही मन सोचा और बोले, ओल्ड जाओ, इस मामले पर तुम्हारा क्या कहना है? अगर इस लड़के की सच में बुरी नीयत होती तो ये हमारे लोगों का इलाज करने और उनकी हड्डियां जोड़ने में अपना टाइम कभी बर्बाद नहीं करता। झाओ बोला, अब क्या सोचूं, बैठकर देख रहा हूँ बस। ठीक है, तुम बूढ़े बाबा जरा मेरे लिए कुछ शराब की बोतलें लेकर आओ। क्या कहा? मुझे बूढ़ा बाबा कहाँ? हाँ, बूढ़े दोस्त ही कहाँ है? ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। वैसे ये सब साथ क्यों ले जा रहे हो? उसके पास कोई फायर आर्म तो है नहीं, वरना ये तो नाइंसाफी होगी। आखिर आर्कियोलॉजी करने आया है, लेकिन उसके बैकपैक में ग्रेनेड भी है। धत, बस मेरी खबर का इंतजार करना। हाँ। वापस कब्र के अंदर अचानक मेरे दिल में बेचैनी की एक लहर उठी। डेंजर सेंस टैलेंट एक्टिवेट हो चुका था। चैट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। भाग जाओ छोटे भाई, बाहर एक बहुत खतरनाक आदमी आ गया है। वो अकेला ही कोल्ड वेपन लेकर तुम्हारा पीछा कर रहा है। जल्दी निकलो, हम यहीं से तुम्हारा मोरल सपोर्ट करेंगे। कमाल हो गया, डेड एंड जोर जोर से हिलने लगा है। सीक्रेट टेक्निक अपना असर दिखाने लगी। गड़बड़ हो गई छोटे भाई, वो किलर ब्लड गेट तक पहुंच चुका है। क्या? मैंने जल्दी से चैट पर नजर डाली। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। जो रास्ता एक आम इंसान को तय करने में 15 मिनट लगते, उस आदमी ने सिर्फ 2 मिनट में पार कर लिया। मेरे दिल की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर गू इंसेक्ट्स को कंट्रोल किया और सामने की रुकावट तोड़ने की स्पीड और बढ़ा दी। दीवार को गू इंसेक्ट्स इतनी तेजी से चबा रहे थे कि ईंट और पत्थर चारों तरफ उड़ने लगे। मेरे दिल की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। मेरे दिमाग में रॉयल टॉम का पूरा लेआउट मैप अपनी पूरी हद तक कैलकुलेट और एनालाइज हो रहा था। अब मेरे पास लाइव स्ट्रीम पर लोग जो बार बार हार मानने की सलाह दे रहे थे, उन्हें देखने का भी टाइम नहीं था। मैं बस पूरी तल्लीनता से अपने साथ गू इंसेक्ट्स को कंट्रोल करके आगे खुदाई करवाता रहा। आखिरकार दीवार ढह गई। मेरी आंखों के सामने एक बेहद गहरी सुरंग दिखाई दी, लेकिन उसके साथ ही वहां से काले सांपों का इतना बड़ा झुंड निकल आया कि गिनना भी नामुमकिन था। सब के सब काले किंग कोबरा थे, एक बेहद रेयर स्पीशी। उनके अंदर जबरदस्त जहर था और साथ ही कोरोसिव पावर भी। ये आज तक मर्क्यूरी से भरे इस माहौल में जिंदा कैसे बचे हुए थे? ये हरामी सांप बाहर वाले जहरीले सांपों से भी 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। छोटे भाई जल्दी भागो। लेकिन मैं भागा नहीं, मैं वहीं सीधा खड़ा रहा। मैं उन काले सांपों को देखता रहा जो गुफा से लगातार बाहर निकल रहे थे। उनकी काली जीभ बार बार बाहर आ रही थी। हजारों सांप एक साथ मुझे घूर रहे थे। मैं अकेला और सामने हजारों जहरीले सांप। लाइव स्ट्रीम का चैट पागलों की तरह स्क्रॉल होने लगा। हर कोई चिल्ला रहा था कि मैं भाग जाऊं। सबको लगा मैं डर के मारे पत्थर बन गया हूं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हिला। रास्ता छोड़ो। लाइव स्ट्रीम का चैट एक सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया और अगले ही पल वो सारे काले सांप ऐसे पीछे हट गए जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। पूरा सांपों का झुंड बुरी तरह घबरा गया। फिर सबके सब चुपचाप दोनों तरफ हट गए। एक विशालकाय काला सांप, जिसे देखते ही पता चल रहा था कि वही उनका लीडर है, सबसे आगे निकल आया। उसके पीछे बिल के अंदर छिपे बाकी विशाल सांप भी बाहर निकल आए। उन्होंने मिलकर मेरे लिए एकदम साफ रास्ता बना दिया। फिर सारे सांपों ने एक साथ अपने सिर झुका दिए और दोनों तरफ लाइन बनाकर खड़े हो गए, बिल्कुल वैसे जैसे पुराने जमाने में सारे मंत्री और सेनापति सम्राट के स्वागत में सिर झुकाकर खड़े होते थे। वो सब मुझे बीच में रखकर बेहद सम्मान के साथ खड़े थे। क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? भाई आखिर तुम हो कौन? ये सारे सांप तो जैसे इंसानों जितने समझदार हो गए हैं। कब्र के बाहर जाओ गुआंग जी। और प्रोफेसर झांग भी पूरी तरह जड़ हो गए। मुझे तो ऐसा भी लगा जैसे उन्होंने शौक में ठंडी सांस खींची हो। जैसे ही मैं आगे बढ़ने वाला था, हा, आखिर तुझे पकड़ ही लिया। सबकी हैरान नजरों के सामने एक लंबा चौड़ा आदमी प्रोटेक्टिव सूट पहनकर सामने आ गया। उसकी पीठ पर शराब से भरा एक बड़ा प्लास्टिक कैन बंधा हुआ था। वो पाइप लगाकर लगातार शराब पी रहा था। उसके हाथ में एक चौड़ी बड़ी तलवार भी थी। वो तो चिंगलांग है। धत्त तेरे की, सिर्फ 10-15 मिनट में ही यहाँ पहुंच गया। लड़ाई करने आया है और साथ में इतना बड़ा शराब का कैन भी उठा लाया। ये बंदा सच में जानवर है। भाई इस बार तो गया। कई व्यूअर्स की आंखें फटी रह गईं। सब मुझे उसे रोकने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मैंने बस ठंडी आवाज में एक आदेश दिया और आराम से अंदर की तरफ चलता रहा। शुरू से आखिर तक मैंने उस लंबे चौड़े आदमी की तरफ एक बार भी नहीं देखा। इतनी खुली बेइज्जती देखकर चिंगलंग अगबबूला हो गया। उसने जोर से पैर पटका। पूरा शरीर तीर की तरह मेरी तरफ झपट पड़ा। लेकिन चिंगलंग ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जैसे ही वो मेरे पास पहुंचने वाला था, सुरंग के अंदर से दर्जनों काले किंग कोबरा अचानक उसकी तरफ टूट पड़े। चिंगलंग तुरंत मुड़कर बचा। उसी मोमेंटम में उसने अपनी तलवार पूरी ताकत से चला दी। खनन, धातु के टकराने जैसी तेज आवाज पूरे मकबरे में गूंज उठी। चिंगलंग की आंखें सिकुड़ गईं। लाइव स्ट्रीम देख रहे लाखों लोग भी दंग रह गए। ये सांप तो लोहे जैसे सख्त। किंशी हुआंग की कब्र के सांप इतने डरावने कैसे हो सकते हैं? म्यूटेटेड ब्लैक स्नेक्स, और भाई इन्हें कंट्रोल भी कर रहा है। ये आखिर कैसे पॉसिबल है? कमाल है, सच में कमाल। नेटिजन सिर्फ इन काले सांपों की जबरदस्त डिफेंस देखकर ही नहीं, बल्कि इस बात से भी पागल हो गए कि मैं उन्हें कमांड कर सकता था। ये तो सच में अनरियल है। बस चिंगलंग एक पल के लिए रुका ही था कि चारों तरफ से काले सांप फुफकारते हुए उस पर टूट पड़े। चिंगलंग को पहली बार जानलेवा खतरे का एहसास हुआ। वो तुरंत पीछे उछला और पागलों की तरह उन काले सांपों से लड़ने लगा। चैट फिर से फट पड़ा। अनगिनत लोग मेरा नाम पुकारने लगे। भाई ये काले सांप आखिर हैं क्या? तलवार से भी नहीं कट रहे। ये तो बहुत ज्यादा
ज्यादा ओपी हैं। मैंने शांत होकर कहा, इन काले सांपों के शरीर में गुआट की ऑनरा है और मैं एक गु मास्टर हूँ। इनका मेरा कहना मानना बिल्कुल स्वाभाविक है। इतना कहकर मैंने लाइव स्ट्रीम पर लगातार आ रहे सवालों की तरफ दोबारा देखा तक नहीं। असल में जिस पल मेरी मुलाकात इन काले सांपों से हुई, उसी पल मेरे अंदर एक बेहद अजीब सा एहसास पैदा हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इनकी फीलिंग्स पढ़ सकता हूँ। जैसे मैं इन्हें पहली बार देखकर चौंक गया था, वैसे ही इन्होंने भी मुझे पहली बार देखा तो उनकी नजरों में भी हैरानी और उलझन भरी हुई थी। इसके अलावा मुझे इनके शरीर से एंशिएंट गू की एक हल्की हल्की ऑरा भी महसूस हो रही थी, जो कभी आती तो कभी गायब हो जाती। इसलिए ही वो काले सांप जमीन से चिपककर इतने आज्ञाकारी तरीके से मेरी खुशामद कर रहे थे। इतना ही नहीं, मेरे शरीर में बहने वाले खून की रफ्तार भी अचानक बहुत तेज हो गई थी। ये सारे बदलाव देखकर मेरे दिमाग में कई तरह के अंदाजे आने लगे। वो काले सांप असल में गू कीड़े नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा हाफ गू थे। इतने सालों तक पारे, मरकरी और फेंग शुई फॉर्मेशन में डूबे रहने की वजह से उनमें गू का जहर समा गया था। लेकिन क्योंकि किसी ने उन्हें रिफाइन नहीं किया था, इसलिए वो अब तक पूरी तरह इवॉल्व नहीं हो पाए थे। वुचुजुली ब्लड लाइन में जन्म से ही गू कीड़ों को अपनी तरफ खींचने की ताकत होती है और मेरी ब्लड लाइन से निकलने वाली स्पिरिचुअल पावर इन हाफ गू को ऐसे अपनी तरफ खींच रही थी जैसे पतंगे आग की तरफ भागते हैं। मैंने मौका देखकर कुछ सांप पकड़ ली और उन्हें सीधे सिस्टम स्पेस में फेंक दिया। सोचा जब फुर्सत मिलेगी तब इन्हें रिफाइन करके देखूं। वैसे भी मैंने आज तक सच में जीयू को कभी रिफाइन नहीं किया था। प्रैक्टिस करने के लिए ये हाफ जीयू ही सबसे बढ़िया रहेंगे। अब तक हम लगभग रास्ते का 1/3 हिस्सा तय कर चुके थे। सामने मर्क्यूरी रिवर आने वाली थी। उसके आगे वही इलाका था जहाँ आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा था। जाहिर है आगे और भी ज्यादा खतरनाक मुसीबतें हमारा इंतजार कर रही थी। ये सोचते ही मेरे दिल में फिर से एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया था कि देख सकूं इन अनछुए इलाकों में आखिर कौन से राज छिपे हुए हैं। सीने में उबल रहे जोश को दबाते हुए मैं लगातार आसपास की बनावट पर नजर रख रहा था और मन ही मन अंदाजा लगा रहा था कि आगे कौन कौन से जाल हो सकते हैं। अब बस एक एक कदम संभलकर आगे बढ़ना था। अब तक जिन ट्रैप और मैकेनिज्म का सामना हुआ था और जिन जगहों को मैंने मार्क किया था, वो असल में सरकार द्वारा जारी किन्शी हुआंग मौजोलियम एक्सकवेशन डॉक्यूमेंट्री में पहले भी दिखाई दे चुके थे। घूम फिरकर वही पुराने जाल थे। कहीं गिरने वाला ट्रैप टनल, कहीं पलटने वाला ट्रैप, कहीं छिपे हुए क्रॉस बोल्ट्स और फिर कीड़े मकोड़े और काले सांप जो ऐसे कोनों में छिपे थे जहां किसी का ध्यान भी न जाए। मेरे लिए तो ये छोटी मोटी चीजें कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन बाकी लोगों के लिए ऐसा जरूरी नहीं था। अरे भाई, तुम पूरे 3 घंटे से लड़ रहे हो, फिर भी सिर्फ 3 सांप ही मार पाए हो और फिर भी हार मानने को तैयार नहीं हो। मानना पड़ेगा भाई, जबरदस्त जिद्दी हो। लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स लाइन लगाकर उसका मजाक उड़ाने लगे। उधर चिंगलांग, जो अब तक काले सांपों के झुंड से बुरी तरह जूझ रहा था, उसका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था। गुस्से और बेइज्जती से उसका चेहरा पूरा लाल पड़ गया। भाड़ में जाए ये सब, अब और नहीं खेलना। 2 काले सांपों को पीछे धकेलने के बाद वो गुस्से में पलटा और सीधे भाग गया। उसने तय कर लिया था कि वापस जाकर हैवी वेपन्स लेकर आएगा। इस बार ग्रेनेड और एपीजी एंटी टैंक गन लेकर ही आऊंगा। अगर पहले पता होता कि ये चोर इतना पागल निकलेगा तो मैं सिर्फ एक तलवार लेकर यहाँ कभी नहीं आता। चिंगलांग गुस्से में वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वो जानलेवा इरादों के साथ कंधे पर एपीजी उठाए वापस लौट आया। तुम जैसे घटिया सांपों की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने अकड़ दिखाओ। कंधे पर बंदूक रखकर क्विंगलांग जोर जोर से हंसने लगा। कहीं मशीन गन से गोलियों की बरसात, कहीं ग्रेनेड इधर उधर फेंकना। पूरा इलाका भयंकर फायर पावर से साफ कर डाला। आधा घंटा बाद जमीन पर फैले तबाही के मंजर को देखकर उसके दिल में गजब की सेटिस्फैक्शन भर गई। अब समझ आया, तलवार लेकर लड़ने में क्या मजा है। सीधे फायर पावर से दुश्मन का सिर कुचल दो, वही असली मजा है। लगता है मेरी मेंटेलिटी फिर एक नए लेवल पर पहुंच गई है। यही तो असली स्ट्रॉन्ग पर्सन वाली फीलिंग है। छोड़ो उस नकली ब्लेड गॉड वाली शान, चुपचाप गन और बुलेट्स को अपनाओ। इस काम के बाद क्या मैं एक ही बार में तूफान पैदा कर पाऊंगा? यही तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसलिए स्ट्रॉन्ग हुआ हूँ क्योंकि मेरी मेंटेलिटी बदल गई है। आखिर एक बार मैंने सच में गलती से ऐसा वार किया भी था। अब उसकी मेंटेलिटी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। उस चोर को ढूंढ निकालने का उसका इरादा पहले से भी ज्यादा भड़क उठा। अबे हरामी, तेरा दादा आ गया। चिंगलंग पागलों की तरह उसी रास्ते पर दौड़ पड़ा जो जाओ ग्वांगजी ने उसे बताया था। लाइव स्ट्रीम की स्क्रीन पर इक्का दुक्का कमेंट्स तैरने लगे। ये अंकल पागल हो गए क्या? बिल्कुल उन पुराने मार्शल आर्ट्स वाले सन की बुजुर्गों जैसे लग रहे हैं, लेकिन अभी अभी इनके आसपास सच में कोई अजीब सी ओरा घूमती हुई दिखी थी। अब वापस मेरी तरफ। इस वक्त मैं अनगिनत ट्रैप पार करके आखिरकार मरकरी रिवर के किनारे पहुंच चुका था। कहा जाता है कि चिंशी हुआंग ने अपने मकबरे के अंदर सूरज, चांद, सितारे, पहाड़ और नदियों का पूरा नक्शा बनवाया था। मेरे सामने बह रही यही नदी वही मशहूर मरकरी रिवर थी। मैं अपनी नजरें सामने बह रही उस गाढ़ी चांदी जैसी नदी पर टिकाए नदी के किनारे आगे पीछे चलता रहा। मैं चाहे किसी भी दिशा में जाता, मौत के बिल्कुल करीब होने वाला वो खतरनाक एहसास लगातार मेरे दिमाग से चिपका हुआ था। लगता था इस मरकरी रिवर के नीचे कुछ छिपा हुआ है। मैंने भौहें सिकोड़ ली। सिस्टम स्पेस से एक हल्के हरे रंग का गुवम निकाला और सीधे नदी में फेंक दिया। फिर हाथ के साइन बनाकर उसकी जांच की, लेकिन जो फीडबैक मिला वो पूरी तरह खाली था। अजीब बात थी, मेरे पास जो प्रोटेक्टिव सूट कैंस गाइड का सोच था, उसके साथ अगर मैं सीधे नदी में भी कूद जाता तब भी इतना भयानक डेंजर महसूस नहीं होना चाहिए था। ऊपर से वो खतरे का एहसास लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अचानक मुझे कुछ समझ आया और मैंने तुरंत सिर उठाकर ऊपर देखा। कहीं वो बड़ा सा चिंगलांग तो नहीं, लेकिन उसके प्रोटेक्टिव सूट के साथ वो यहाँ तक कैसे पहुंच सकता था? आखिर ये खतरे का एहसास किस वजह से था? अबे हरामी, अपनी जान मेरे हवाले कर। ज्यादा सोचने का मौका ही नहीं मिला। मेरे दिल का बेचैनी वाला एहसास अचानक फट पड़ा। हवा चीरती हुई
तभी एक आवाज आई। मुझे बचने का मौका तक नहीं मिला कि एक आरपीजी रॉकेट मेरे सिर के बिल्कुल ऊपर से निकल गया। अगर अक्ल है तो कोई चाल मत चलना। धड़ाम, आरपीजी रॉकेट मेरे सामने मरकरी रिवर के बीचों बीच फट गया। ब्लास्ट के टुकड़े प्रोटेक्टिव सूट को खरोंच तक नहीं पाए, लेकिन मेरा चेहरा पूरी तरह गंभीर हो गया। सामने तेजी से बढ़ते हुए चिंगलंग को देखते ही मैंने एक हाथ पीठ के पीछे कर लिया और उंगलियों से लगातार हैंड सील बनाने लगा। चिंगलंग की आंखों में सावधानी साफ दिखाई दी। उसने आंखें सिकोड़कर मुझे घूरा। मुझे अब भी वहीं खड़ा देखकर उसने बिना झिझक दूसरा रॉकेट भी दाग दिया। अबे हरामी, चुपचाप मेरे साथ चल, ये आरपीजी तुझे वहीं खत्म कर देगा। मैंने शरीर मोड़कर रॉकेट से बचाव कर लिया, लेकिन रॉकेट जाकर पत्थर की दीवार से टकराया। धड़ाम, पूरा एंशिएंट टॉम्ब जोर से कांप उठा। धूल और धुआं चारों तरफ फैल गया। लाइव स्ट्रीम की कमेंट सेक्शन में गालियों की बाढ़ आ गई। जब धूल छंटी, मर्क्यूरी रिवर के किनारे मेरा कहीं कोई निशान नहीं था। उधर एंशिएंट टॉम्ब के बाहर जो ग्वांगजी तुरंत नदी पार करने का सामान और हथियार तैयार करने निकल पड़ा। मेरे गायब होने के कुछ ही देर बाद पूरे मकबरे में हल्के हल्के झटके शुरू हो गए। साथ ही अंदर से अजीबोगरीब धमाके जैसी आवाजें आने लगी, जिन्हें सुनकर क्विंग लैंग जैसा अनुभवी इंसान भी तनाव में आ गया। अचानक टनल के अंदर से रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें गूंजने लगी। चू चू करती चूहों की चीखें, जहरीले सांपों की फुफकार और गहरी सुरंगों में गूंजती भारी गुर्राहट। सभी लोगों की नजरें तुरंत उसी टनल की तरफ टिक गईं, जहां से चिंगलंग अभी बाहर निकला था। अनगिनत सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े और चूहे बाहर निकलने लगे। काले सांपों के झुंड रेंगते हुए हर तरफ फैल गए। लाल आंखों वाले सफेद चूहे और ब्लड एंट्स भी उनके साथ बाहर आ गए। इस कब्र के अंदर आखिर इतने सारे डरावने जीव छिपे हुए थे। लाइव स्ट्रीम की कमेंट सेक्शन तुरंत फट पड़ी। सब लोग अपनी अल्टीमेट स्किल इस्तेमाल कर रहे हैं। पक्का छोटे भाई ने ही इन्हें बुलाया है। हर कोई एक्साइटमेंट से भर गया। सबको लगा था कि सिर्फ काले सांपों को कंट्रोल करना ही बहुत ओवरपावर्ड है, लेकिन किसने सोचा था कि वो इतने सारे अजीबोगरीब जीव भी बुला सकता है। सामने काले बादल की तरह उमड़ते सांपों, चूहों और कीड़ों के झुंड को देखकर चिंगलंग का चेहरा भी उतर गया। उसने कंधे पर आरपीजी उठाई और बिना सोचे एक रॉकेट दाग दिया। धड़म, उसी वक्त मर्क्यूरी रिवर के तल में मैंने एक बड़ा घूंट ताजा खून उगल दिया। ये सीक्रेट टेक्निक 10 मील के दायरे में मौजूद सांप, चूहे और कीड़ों को बुला सकती थी, लेकिन इसकी कीमत भी बेहद भारी थी। मेरे अंदर वूशी जूली ब्लड लाइन होने के बावजूद मेरे अंदरूनी अंग दर्दनाक तरीके से उसकी रिकॉइल झेल रहे थे। मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। मेरी आंखों में खून उतर आया। मेरे दिमाग में गुरेफिनिंग की सीक्रेट टेक्निक घूमने लगी। गू को आधार बनाना, 100 गू वम्स को पालकर सिर्फ एक गू वम को विकसित करना और आखिर में उससे अपना नेटल गू पैदा करना। गू मास्टर्स के कुल 9 रैंक होते हैं। हर रैंक एक अलग रियलम होता है। मेरी ताकत और उस लंबे चौड़े आदमी की ताकत लगभग बराबर थी, लेकिन वो मौत से खेलते हुए अनगिनत लड़ाइयां लड़ चुका था। लड़ाई के वक्त वो पूरी तरह जान की बाजी लगा देता था। अगर मैं उसे सीधी भिड़ंत करता तो मेरी मौत तय थी। अब मेरे सामने सिर्फ 2 रास्ते बचे थे। पहला, अपना नेटल गू ढूंढकर रैंक 1 तक ब्रेक थ्रू करना। दूसरा, चिनशी हुआंग के मौजोलियम का इस्तेमाल करके उसी को यहीं हमेशा के लिए कैद करके मार देना। सिस्टम शॉप में मिलने वाले दसियों हजार पॉइंट्स वाले गूवर्म्स तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार थे, और जिनकी कीमत लाखों से लेकर करोड़ों पॉइंट्स थी, उन्हें खरीदने लायक पॉइंट्स मेरे पास थे ही कहां। तभी अचानक सिस्टम ने एक मिशन एक्टिवेट किया। मिशन, चिनशी हुआंग के छिपे हुए स्थान को खोजो। चिनशी हुआंग की सिल्क बुक और एलिक्सिर ऑफ इमॉर्टलिटी हासिल करो। रिवॉर्ड, रैंडम लेजेंडरी रैंक गूवर्म। मुझे तो हमेशा लगता था कि सिस्टम शॉप में बिकने वाले रेयर गूवर्म्स ही लेजेंडरी रैंक होते हैं, लेकिन सिस्टम ने बताया कि वो तो सिर्फ रेयर ग्रेड है। तो फिर लेजेंडरी उससे भी ऊपर है क्या? कहीं ये एंशिएंट एरा के टॉप 10 डिवाइन गू तो नहीं? सुना था कि उनमें मरे हुए को जिंदा करने और सफेद हड्डियों पर दोबारा मांस उगा देने की ताकत होती है। उनमें एक लॉन्गिविटी गू भी था जो इंसान को अमर बना सकता था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने अंदर उठ रही एक्साइटमेंट को दबाया। सिस्टम के दिखाए हुए इस बड़े लालच का स्वाद तो मैंने अभी तक चखा भी नहीं था, लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी काम था उस ग्रीन वुल्फ जैसे चिंग लैंग से पीछा छुड़ाना, जो लगातार मेरा शिकार कर रहा था। मैं कुछ देर तक मर्क्यूरी रिवर के नीचे छिपा रहा, फिर धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ और अपना सिर पानी के ऊपर निकाला। चारों तरफ घना अंधेरा था। सिर्फ चट्टानों पर जड़े क्रिस्टल हल्की हल्की रोशनी बिखेर रहे थे। उनकी रोशनी चांदी जैसी नदी पर पड़कर इस जगह को थोड़ा उजाला दे रही थी, लेकिन बाहर की दुनिया के मुकाबले यहाँ अब भी बहुत धुंधला अंधेरा छाया हुआ था। मैंने अपनी सुपर ब्राइट फ्लैशलाइट ऑन की और चारों तरफ इस अनजान जगह को ध्यान से देखने लगा, लेकिन अगले ही पल मेरा चेहरा बेहद गंभीर हो गया। आर्कियोलॉजी टीम आज तक यहाँ कभी नहीं पहुंच पाई थी। मर्क्यूरी रिवर के जहरीले जहर ने उन्हें आधा कदम भी आगे बढ़ने नहीं दिया था। ये भी पहली बार था जब मैं अपनी आंखों से एंशिएंट टॉम्ब के अंदर ऐसा नजारा देख रहा था। तो मर्क्यूरी रिवर के उस पार की दुनिया ऐसी दिखती है। उसी समय बाहर प्रोफेसर झांग पूरी तरह मेरी लाइव स्ट्रीम में डूब चुके थे। वो विशाल टूम स्पेस को घूर रहे थे, जहां मर्क्यूरी रिवर उफनती हुई बह रही थी। चारों तरफ चमकती रहस्यमयी रोशनी को देखकर उनके दिल में जबरदस्त भावनाएं उमड़ पड़ी। इतने सालों तक न जाने कितने लोगों ने कितनी मेहनत की, लेकिन कोई भी मर्क्यूरी रिवर के उस पार एक कदम तक नहीं रख पाया। और आज सच में कोई अपनी जान की परवाह किए बिना मर्क्यूरी रिवर के पार पहुंच गया था। गुरुजी, आपका सपना आखिर पूरा हो गया। प्रोफेसर झांग की आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने तुरंत अपने पुराने मेंटोर को फोन लगाया। वो बुजुर्ग प्रोफेसर अब लगभग 80 साल के हो चुके थे। पूरी बात सुनते ही उनका पूरा शरीर कांपने लगा। उन्होंने हकलाते हुए पूछा, तुमने क्या कहा? मर्क्यूरी रिवर? कोई सच में मर्क्यूरी रिवर के उस पार पहुंच गया? वो एक टूम्ब रेडर है और अब भी लाइव स्ट्रीम भी कर रहा है। ये सुनते ही बूढ़े प्रोफेसर गुस्से और एक्साइटमेंट में तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने फौरन आसपास के कई प्रांतों की आर्कियोलॉजी टीम से संपर्क करना शुरू कर दी। बहुत सारे टॉप प्रोफेसर्स, आर्कियोलॉजी लवर्स और स्टाफ मेंबर्स तुरंत लीशान सिटी की तरफ रवाना हो गए। कोई बेहद एक्साइटेड था, कोई जोर जोर से उसकी आलोचना कर
रहा था। हर किसी के चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशन थे। सिर्फ आधे घंटे के अंदर उन सबको एक ही ग्रुप चैट में जोड़ दिया गया। रास्ते भर वो लोग लगातार वीडियो कॉल पर बात करते रहे। प्रोफेसर जांग ने जब पूरी घटना विस्तार से बताई तो सभी प्रोफेसर्स उस नौजवान की काबिलियत देखकर दंग रह गए। उसकी ट्रैप और मैकेनिज्म तोड़ने की स्किल मास्टर लेवल तक पहुंच चुकी थी। वो गो टेक्निक भी जानता था, मेडिकल नॉलेज भी रखता था, यहाँ तक कि उसने गवर्नमेंट को देने के लिए डाइविंग सूट भी डिजाइन किया था और टीम के घायल लोगों का इलाज भी किया था। उसका कैरेक्टर भी बेहद शानदार था। इन बूढ़े स्कॉलर्स के लिए चिन हुआंग का मौजोलियम पूरी जिंदगी का एक अनसुलझा पजल था, लेकिन आज उसे एक युवा लड़के ने सॉल्व कर दिया था। ये आर्कियोलॉजी की दुनिया में 1000 साल में एक बार होने वाली ऐतिहासिक घटना थी। सब लोग खुशी से पागल हो रहे थे। हर कोई किसी भी कीमत पर उस नौजवान को अपने साथ जोड़ना चाहता था। वो हर हाल में उसकी रक्षा करना चाहते थे ताकि वो देश की आर्कियोलॉजी के लिए अपना पूरा टैलेंट लगा सके। इतना बड़ा जीनियस भला कौन नहीं चाहेगा। लेकिन हुआशिया में काम करने वाला विदेशी आर्कियोलॉजी प्रोफेसर स्मिथ इस सब में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखता था। उसका मानना था टॉम रेडर हमेशा टॉम रेडर ही रहेगा। अगर उसने कानून तोड़ा है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। स्मिथ कई सालों से हुआशिया में रह रहा था। उसे हमेशा बेहतरीन सुविधाएं और सम्मान मिलता रहा था। इसी वजह से उसके अंदर खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने का घमंड भर गया था। पूर्वी देशों के लोग उसके साथ बहुत सम्मान और गर्मजोशी से पेश आते थे, लेकिन उसने उसे उनकी कमजोरी और निर्भरता समझ लिया, जिसे ये लोग सभ्यता और शिष्टाचार का देश कहते हैं। वो मेरे हिसाब से सिर्फ खुशामद करने का तरीका है। उसे ये भी बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये प्रोफेसर्स हर समय चिन हुआंग और हन वुदी की तारीफ करते रहते थे। हन डायनेस्टी के बारे में तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, लेकिन चिन हुआंग की उपलब्धियों का असली एविडेंस कहाँ है? और शिया, शांग, जोउ डायनेस्टी या 3 सोवेरेन्स एंड 5 एम्परर्स, उस विदेशी प्रोफेसर की नजर में ये सब सिर्फ जंगली लोगों की मिथोलॉजी थी। जब मैंने सुना कि बाहर सैकड़ों प्रोफेसर्स इकट्ठा हो चुके हैं और सब मुझे अपने साथ जोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैंने राहत की सांस ली। इस बार तो जैकपॉट लग गया। बस अगर मैं कोई ऐसा खजाना निकाल दूं जो पूरी दुनिया को हिला दे तो टॉम रॉबरी वाला क्राइम शायद आसानी से माफ हो जाएगा। मैंने गहरी सांस ली, अपना संतुलन बनाए रखा और आगे अंदर की तरफ बढ़ना जारी रखा। लेकिन उसी समय मौजोलियम के बाहर खुले मैदान में माहौल बिल्कुल भी शांत नहीं था। सैकड़ों प्रोफेसर्स एक अस्थायी प्रोजेक्टर स्क्रीन के सामने बैठे हुए मेरी लाइव स्ट्रीम को घूर रहे थे। हर किसी का चेहरा एक्साइटमेंट से लाल हो चुका था। कोई मुझे यंग हीरो कहकर तारीफ कर रहा था, कोई कह रहा था कि मैं बहादुर भी हूँ और सावधान भी। यहाँ तक कि कुछ लोग तो पहले से ही प्लानिंग करने लगे थे कि मेरे बाहर आते ही मुझे कैसे रिक्रूट किया जाए। लेकिन शुरू से आखिर तक सिर्फ एक आदमी का चेहरा बिल्कुल ठंडा बना रहा। वो था अमेरिका से आया विदेशी प्रोफेसर स्मिथ। वो भीड़ के किनारे हाथ बांधकर खड़ा था। आसपास हो रही मेरी तारीफ सुन सुनकर उसके कान पक चुके थे। आखिरकार जब किसी ने फिर से ये चर्चा छेड़ी कि एम्परर के मौजोलियम के अंदर जरूर सूरज, चांद, सितारे, पहाड़ और नदियों की बनावट मौजूद होगी, वो तुरंत तिरस्कार से हंसा और बोला, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़ और नदियां? उसने जानबूझकर अपनी आवाज में ताना भर दिया। आवाज ना ज्यादा ऊंची थी न धीमी, लेकिन इतनी थी कि आसपास खड़े सभी लोग साफ साफ सुन सके। सच कहूं तो अब ये सब देखकर मुझे बड़ी चिढ़ होने लगी। इतना बड़ा मकबरा भी ज्यादा से ज्यादा कुछ पहाड़ों जितना ही होगा, और तुम लोग यहाँ इकट्ठा होकर इन रहस्यमयी बातों पर इतनी गंभीर डिस्कशन कर रहे हो। कौन सी ड्रैगन वैन और कौन से सूरज, चांद, सितारे? कुछ प्रोफेसर्स ने तुरंत पलटकर उसे घूरा और नाराज होकर भौहें सिकोड़ ली, लेकिन स्मिथ ऐसे ही खड़ा रहा। या यूं कहो, उसे किसी की परवाह ही नहीं थी। उसे हुआशिया आए 2 साल हो चुके थे। वो विदेशी प्रोफेसर्स के लिए मिलने वाला सबसे ऊंचा अलाउंस ले रहा था और गर्लफ्रेंड बदलने की स्पीड उसकी उसकी लेसन प्लान बदलने से भी ज्यादा थी। उसकी नजर में ये सारे ईस्टर्न प्रोफेसर्स हमेशा से कमजोर लोग थे, जो बस पुराने कबाड़ जैसे एंटीक सामान को सीने से लगाए बैठे रहते थे। पूरा लिशन माउंटेन भी पहाड़ और नदियों को नहीं समा सकता, तो किन शी हुआंग का छोटा सा मकबरा कैसे संभालेगा? उसने ठोड़ी ऊपर उठाई और भी जहरीले लहजे में बोला, 2000 साल पुराना एक पिछड़ा डायनेस्टी, और तुम लोग सच में मानते हो कि उसके मकबरे के अंदर पूरा सूरज, चांद और सितारों का संसार छिपा होगा? ये सब खुद को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं है। एक बुजुर्ग प्रोफेसर का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, प्रोफेसर स्मिथ, जरा अपनी जुबान संभाल कर बात कीजिए। स्मिथ ने जानबूझकर नकली हैरानी दिखाई। जुबान संभालूं? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। जरा खुद को देखो। तुम लोगों को देखकर मुझे ईस्टर्न एकेडमिक वर्ल्ड की सड़न साफ दिखाई देती। पूरी जिंदगी टूटे फूटे पुराने कबाड़ की पूजा करते रहते हो और फिर उसे कल्चर हेरिटेज का नाम दे देते हो। उसने चारों तरफ देखा। सभी प्रोफेसर्स गुस्से से लाल पड़ चुके थे, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ा। ये देखकर स्मिथ के मन में और घमंड भर गया। देखा, ये ईस्टर्न लोग अंदर से हमेशा डरपोक ही रहेंगे। इनमें वेस्टर्न लोगों के खिलाफ कुछ करने की हिम्मत ही नहीं है। उसे और हौसला मिल गया। वो और अकड़ कर बोला, दूर जाने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन तक को वेस्टर्न साइंस ने पूरी तरह रिसर्च करके समझ लिया है, और तुम लोग अभी भी चिन शी हुआंग की तारीफ करने में लगे हो। एक भाषा, एक गाड़ी का पहिया, ये सब सिर्फ दिखावा था। ड्रैगन वेन सील करना भी झूठ है। सब कुछ झूठ है। तुम प्रोफेसर सच में कुएं के मेंढक हो। तुम्हें आसमान कितना ऊंचा है इसका भी अंदाजा नहीं, अज्ञानी। फिर उसने व्यंग्य से एंशिएंट सेइंग दोहराई। पुराने लोगों ने कहा है, जो सबकी सुनता है वही बुद्धिमान
बुद्धिमान बनता है, जो सिर्फ अपनी सुनता है वही अंधा रह जाता है। ये तुम्हारे ही पूर्वजों की सीख है, लेकिन अफसोस आज तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम लोग मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं हो। पूरा मैदान एकदम खामोश हो गया। प्रोजेक्टर स्क्रीन पर मेरी लाइव स्ट्रीम अब भी चल रही थी। दूर खड़े जाओ गुंगजी का चेहरा कोयले जैसा काला पड़ चुका था। अगर इतने सारे प्रोफेसर इस विदेशी की बातों से भड़क गए तो आज हालात संभालना नामुमकिन हो जाएगा, और मुझे तो इन बातों की जरा भी खबर नहीं। स्मिथ फिर तिरस्कार से बोला, अब समझ आया कि तुम लोगों ने कभी खुद को दुनिया से क्यों काट लिया था। तुम जैसे लोगों की वजह से ही तुम्हें मार खानी पड़ी थी। वो सबको घमंड भरी नजरों से देख रहा था। उसके चेहरे पर वही भाव था, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। लेकिन उसकी बातें सुनकर वहाँ मौजूद सैकड़ों प्रोफेसर के सिर गुस्से से भन्नाने लगे। ये आदमी आखिर है कौन? एक ही पल में स्मिथ ने सबके दिल में घमंडी इंसान की छाप छोड़ दी। सैकड़ों सीनियर प्रोफेसर के सामने उसने आर्कियोलॉजी टीम को सीधे सीधे निकम्मा कह दिया। उसकी बातें लाइव स्ट्रीम के जरिए बिजली की तरह फैल गईं। ऑडियंस गुस्से से भर उठे। सब उसे हुआशिया की संस्कृति का अपमान करने पर जमकर गालियां देने लगे। लाइव स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी तुरंत आसमान छूने लगी, और उसके साथ साथ मैं भी चर्चा का सबसे बड़ा टॉपिक बन गई। जब मुझे लाइव स्ट्रीम के जरिए ये सब पता चला तो मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। चिन शी हुआंग ने पूरे देश को एक किया था। उनकी महान उपलब्धियां आज तक हिस्ट्री में दर्ज है। उनके कारनामों के ऐतिहासिक सबूत भी मौजूद है, और अब कुछ विदेशी लोग खुलेआम उन्हें नीचा दिखाने की हिम्मत कर रहे थे। वाकई ये हास्यास्पद भी था और बेहद घृणित भी। आर्कियोलॉजी के ये प्रोफेसर पूरी जिंदगी हिस्ट्री को उजागर करने में लगे रहे। उन्होंने हुआशिया की आने वाली पीढ़ियों के लिए उसकी अटूट आत्मा को संजो कर रखा। अगर इतनी शानदार सिविलाइजेशन न होती तो आज का ये शांत और समृद्ध दौर भी नहीं होता। विदेशों में हमेशा नोबिलिटी की बात होती, लेकिन हुआशिया में अगर कोई अपने परिवार की सिर्फ 10-12 पीढ़ियों पीछे जाकर देख ले तो कौन सा खानदान ऐसा होगा जिसने कभी दुनिया में नाम न कमाया हो। इतने सारे डायनेस्टीज बदल गए, न जाने कितने महान लोग इस धरती पर पैदा हुए और उन्होंने अनगिनत महान काम। हजारों साल तक हुआशिया दुनिया की चोटी पर खड़ा रहा। चिंग डायनेस्टी सिर्फ एक अस्थायी गिरावट थी, और आज एक विदेशी यहाँ खड़ा होकर इतनी बकवास करने की हिम्मत कर रहा था। तू हुआशिया की हिस्ट्री पर बात करने के लायक भी है। तू चिन शी हुआंग की महानता पर फैसला सुनाने के काबिल भी है। मैंने धीरे से अपना सिर उठाया। मेरी बर्फ जैसी ठंडी नजर सीधे लाइव स्ट्रीम कैमरा पर टिक गई। मैंने दांत भींचकर एक एक शब्द साफ कहा, स्मिथ दफा हो जा, अपने उस गरीब देश में वापस लौट जा। मेरी आवाज गूंजते ही लाइव स्ट्रीम सिस्टम ने तुरंत कैमरा झूम कर दिया। स्मिथ की बदतमीजी के ठीक बाद मैंने जैसे उसकी बात सचमुच सुन ली हो। मैं पलटा और मास्क के पीछे से बर्फ जैसी ठंडी आवाज निकली। स्मिथ मेरी आंखों से टकराते ही बुरी तरह चौंक गया। मास्क के पीछे छिपी मेरी ठंडी नजर देखकर उसकी रीढ़ तक सिहर उठी। प्रोफेसर जांग जियांगू गुस्से में तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने मुट्ठी लहराकर जोर से चिल्लाया, बहुत बढ़िया कहा। बाकी सभी प्रोफेसर्स भी एक साथ खड़े हो गए। तालियों और जयकारों की आवाज चारों तरफ गूंज उठी। वाह बेटे, तुम विदेशी लोग भी हुआशिया के 5000 साल के इतिहास पर बात करने चले हो। जब हमारे चिन शी हुआंग पूरे देश को एक कर रहे थे तब तुम्हारे वेस्टर्न लोग तो अभी छोटे छोटे गांवों में आपस में लड़ाई ही कर रहे थे, और फिर भी यहाँ आकर हमारा मजाक उड़ाने की हिम्मत करता है। सच में बड़ा हंसी का पात्र है। सभी प्रोफेसर्स एक के बाद एक उसका विरोध करने लगे। मेरे लिए उनका रिस्पेक्ट भी तेजी से बढ़ गया। स्मिथ का चेहरा और भी बदसूरत होता जा रहा था। वो दांत पीसते हुए बोला, तुम लोग चाहे जो भी कह लो, चिन शी हुआंग के मौजूलियम के अंदर सूरज, चांद और सितारे होना बिल्कुल नामुमकिन है। और ये पहाड़ नदी वाली बातें अगर थोड़ा सा मर्क्यूरी भर देने को ही नदी कहना तो उससे ज्यादा मजा की बात और क्या हो। आखिर में तुम लोग बस खुद को ही बेवकूफ बना रहे हो। उसने लाइव स्ट्रीम की स्क्रीन पर मुझे घूरा, फिर आसपास खड़े प्रोफेसर्स पर नजर दौड़ाई। उसके सीने में गुस्सा उबल रहा था। ये ईस्टर्न लोग उसकी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? अज्ञानी लोग, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। प्रोफेसर जांग गुस्से से गरज उठे, स्मिथ अगर यहाँ रहना नहीं है तो अभी अपने देश वापस निकल जाओ। स्मिथ ने सबको घमंड भरी नजर से देखा और ठंडी आवाज में बोला, मैं अपनी आंखों से देखूंगा तुम्हारे इस तथाकथित सूरज, चांद, सितारे और पहाड़ नदियां आखिर हैं कहाँ? आखिर चिन शी हुआंग के मौजूलियम के अंदर वो सब कैसे छिपाया गया है? प्रोफेसर जांग गुस्से से कांप उठे। कई प्रोफेसर्स का अनुमान था कि सूरज, चांद, सितारे और पहाड़ नदियां सिर्फ एक सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन है, और मर्क्यूरी रिवर ही शायद वही बड़ी नदी थी जिसका जिक्र चिन शी हुआंग ने किया था। लेकिन उस विदेशी के चेहरे पर बना घमंडी भाव सच में बेहद चुभ रहा था। उसी वक्त लाइव स्ट्रीम में मेरी शांत आवाज सुनाई दी, तो अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देख। सभी की निगाहों के सामने मैं आराम से मर्क्यूरी रिवर के बीचों बीच चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कई प्रोफेसर्स के चेहरे पर चिंता और उलझन साफ दिखाई देने लगी। क्या इस नौजवान को कुछ मिल गया है? क्या चिन शी हुआंग द्वारा बनाई गई पहाड़ नदी वाली व्यवस्था में मर्क्यूरी रिवर के अलावा भी कुछ है? सभी प्रोफेसर्स हैरान थे। उनके हिसाब से इस मौजूलियम में मर्क्यूरी की खतरनाक मात्रा, भयानक ट्रैप्स और जहरीले गू के अलावा और कोई बड़ा रहस्य नहीं होना चाहिए था। फिर उसने ऐसा क्यों कहा? क्या उसे पहले से ही कुछ पता था? जब सब लोग अभी भी शक में थे तभी मेरी आवाज फिर सुनाई दी। ये जगह हेवनली स्टेम्स और अर्थली ब्रांचेस के अनुसार बनाई गई है। यहाँ की हर चीज बाहर की दुनिया से मेल खाती, हनफेंग स्थापित है। 5 एलिमेंट्स छिपे हुए हैं जिसे तुम सूरज और चांद कहते हो, वो यहीं मौजूद है। मेरी बात खत्म होते ही सबकी आंखों के सामने मैं एक विशाल बंद दरवाजे तक पहुंच गया। जैसे ही मैंने धीरे धीरे उसे खोला, एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी सबकी आंखों में भर
भर गई। उसी तेज रोशनी के साथ लाइव स्ट्रीम की स्क्रीन पूरी सफेद हो गई। कुछ पल बाद सामने एक विशाल रास्ता दिखाई दिया। उस रास्ते पर हरी काई जमी हुई थी और हर तरफ चांदी जैसी चमक, बिखेरते क्रिस्टल लगे हुए थे। क्रिस्टल की रोशनी नीचे बहती मरकरी रिवर से रिफ्लेक्ट होकर पूरे इलाके के हर कोने को रोशन कर रही थी। रास्ते के आखिर में सीधे ऊपर जाती हुई लंबी सीढ़ियां दिखाई दे रही थी। स्मिथ तिरस्कार से हंसा। क्या जोकर है? उसे पूरा यकीन था कि मास्क पहने आदमी बस दिखावा कर रहा है, लेकिन इस बार किसी ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। सभी लोग लाइव स्ट्रीम में सिर्फ मुझे देख रहे थे। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। एक एक कदम धीरे धीरे ऊपर बढ़ता गया और हर कदम के साथ सबके दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। अब तक सब यही मान रहे थे कि मर्क्यूरी रिवर ही मौजोलियम की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन मैंने साफ कह दिया था ऐसा नहीं है। यही बात सबको बेचैन कर रही थी। अगर मर्क्यूरी रिवर से भी ज्यादा चौंकाने वाली चीज नहीं मिली तो क्या हम विदेशी लोगों के सामने मजाक नहीं बन जाएंगे? मैं लगभग आधे घंटे तक लगातार सीढ़ियां चढ़ता रहा। तब जाकर लोगों को सीढ़ियों के आखिर में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। स्मिथ तुरंत ताना मारते हुए बोला, आधा घंटा हो गया, कम से कम 400 मीटर ऊपर तो चढ़ ही गया होगा। इतनी हाइट पर तो इसे मौसोलियम से बाहर निकल जाना चाहिए था। फिर ये अभी भी अंदर कैसे है? तुम लोग बस ड्रामा कर रहे हो। अब कुछ प्रोफेसर्स भी उलझन में पड़ गए। व्यूअर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। तभी स्क्रीन से मेरी बर्फ जैसी ठंडी आवाज सुनाई दी। हुआ क्या के रहस्यमयी शुआनमेन सीक्रेट्स। तुम जैसे घटिया विदेशी उन्हें कभी समझ ही नहीं सकते। स्मिथ का चेहरा पल भर में बेहद बदसूरत हो गया। उधर व्यूअर्स खुशी से झूम उठे। तो ये मिस्टिकल फंक्शुअल लेआउट था। छोटे भाई ने एक नजर में सब समझ लिया। प्रोफेसर्स के दिल में भी उम्मीद की नई किरण जग गई। शायद जैसा उस नौजवान ने कहा, किन शी हुआंग के मौजोलियम के अंदर सचमुच एक अलग दुनिया छिपी हुई थी। इतनी महान जिंदगी जीने वाले किन शी हुआंग का मकबरा भला साधारण कैसे हो सकता था? यहाँ जरूर कोई चमत्कार छिपा होगा। स्मिथ बस तिरस्कार से मुस्कुराया। उसने हाथ बांध लिए और ईस्टर्न लोगों के इस फ्यूडल सुपरस्टिशन का तमाशा देखने लगा। मैं आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा। एक छोटी सी सुरंग पार की। मेरे सामने एक अंतहीन लंबा पुल दिखाई दिया। जैसे ही मैं पूरी तरह सुरंग से बाहर निकला, सामने का दृश्य देखकर हर इंसान सन्न रह गया। सैकड़ों प्रोफेसर्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। स्मिथ का चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ गया। वो चीख उठा, ये कैसे हो सकता है? इंपीरियल मौजोलियम के अंदर इतनी विशाल स्ट्रक्चर कैसे हो सकती है? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। ये कोई जादू है। ये साइंस के बिल्कुल खिलाफ है। ये शिलासो है। उस विशाल पुल के नीचे दर्जनों आसमान छूते पत्थर के पहाड़ खड़े थे, जो दूर दूर तक अंतहीन फैले हुए दिखाई दे रहे थे। उस अनंत ब्रिज को पूरे स्पेस की सीमा बनाया गया था। बाईं तरफ एक चमकता हुआ सूरज हवा में टंगा हुआ था। बादलों की धुंध के बीच एक चांदी जैसी नदी तेजी से बह रही थी और दाईं तरफ आसमान में पूरा गोल चांद टंगा हुआ था, जिसके साथ अनगिनत सितारे चमक रहे थे। पूरे पहाड़ों पर तरह तरह के दुर्लभ फूल और जड़ी बूटियां हल्की हल्की रोशनी बिखेर रही थी। जैसे ही मैं रुका, सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि सूरज धीरे धीरे दाईं तरफ सरकने लगा। चांद बाईं तरफ डूबने लगा। फिर कुछ देर बाद दोबारा ऊपर निकल आया। आसमान के सितारे कभी चमकते, कभी बुझ जाते और फिर दोबारा जन्म लेते। सूरज और चांद लगातार अपने साइकिल में घूम रहे थे। सितारों के जन्म और विनाश के बीच नीचे बादलों से ढकी दुनिया में हर चीज लगातार बदल रही थी। पेड़ पौधे उगते, फिर मुरझा जाते और फिर दोबारा जन्म लेते। ये पूरा अनंत स्पेस बिल्कुल एक असली मिनिएचर वर्ल्ड जैसा था। मानो चिन शी हुआंग के मौजोलियम के अंदर ही सूरज, चांद, सितारों, पहाड़ों और पेड़ पौधों के जन्म मरण का पूरा नियम दोबारा चल रहा हो। हे भगवान, इंपीरियल मौजोलियम के अंदर ऐसा नजारा कैसे हो सकता है? सूरज, चांद, सितारे, इतने विशाल पहाड़ और ये सब जिंदा भी हैं। आखिर उन्होंने ये सब कैसे बनाया? क्या किन शी हुआंग सच में आसमान और धरती को बदल देने की ताकत रखते थे? अनगिनत व्यूअर्स इस दृश्य को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गए। सैकड़ों प्रोफेसर्स की सांसें तेज हो गईं। एक्साइटमेंट से उनकी आंखें लाल पड़ गईं। यही है असली सूरज, चांद और सितारे। यही है असली पहाड़ और नदियां। इतना विशाल निर्माण जो मानो प्रकृति को ही मात दे दे। आखिर उस दौर में इसे बनाया कैसे गया? क्या उस समय उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी आज के मॉडर्न एरा से भी आगे थी? स्मिथ स्क्रीन को ऐसे घूर रहा था जैसे उसे निगल जाएगा। उसकी आंखें जंगली जानवर की तरह लाल हो चुकी थी। वो चीख पड़ा, नामुमकिन, ये बिल्कुल नकली है। ये साइंस के खिलाफ है। ये वीडियो एडिटिंग है। उधर इंटरनेट पर व्यूअर्स जोश से भर उठे। सब लगातार पूछने लगे, भैया ये जगह आखिर है क्या? प्लीज हमें एक्सप्लेन करो। स्क्रीन पर मेरा चेहरा अब भी बिल्कुल शांत था। मैंने बैकपैक से एक लंबी रोप निकाली, उसे ब्रिज की रेलिंग से मजबूती से बांधा, फिर धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर दिया। उधर स्मिथ गला फाड़कर चिल्ला रहा था, ये ग्रीन स्क्रीन है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ईस्टर्न लोग अपनी झूठी शान के लिए आर्कियोलॉजी तक फेक कर सकते हो। सब कुछ फेक है। वो ये बात किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं था कि ईस्ट उसकी कंट्री से कहीं ज्यादा महान हो सकता है, लेकिन वहां मौजूद किसी ने भी उसकी तरफ देखा तक नहीं। सबकी निगाहें सिर्फ मुझ पर टिकी थी। सब जानते थे अगर ये सच है तो मैं जरूर इसका पक्का प्रूफ दूंगा। और जैसा सबने सोचा था वैसा ही हुआ। जमीन पर उतरते ही मैं सीधे उन हल्की रोशनी देने वाले पौधों के पास पहुंचा जिन्हें मैंने पहले देखा था। मैंने शांत आवाज में कहा, ड्रैगन फ्लावर, 7 स्टार लीफ, मैंडला फ्रूट, क्या तुम्हारे पास ये चीजें हैं? मैंने आराम से उन दुर्लभ जड़ी बूटियों को हाथ से छूकर तोड़ा। मेरे चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। जैसे ही मैंने ये कहा, स्मिथ का चेहरा लाश की तरह सफेद पड़ गया। मैं फिर बोला, ब्लड सैंड वाइन, शैडो टेल ग्रास, 5 फ्लावर वुड, क्या तुम लोग इन्हें बना सकते हो? मैं आगे चलता गया, साथ ही GU टेक्निक का इस्तेमाल करके पहले दिखे सारे धुंध के बादलों को अपनी तरफ बुला लिया। तभी सबको पता चला कि वो धुंध असल में मौसोलियम के बाहर मौजूद अनगिनत बारीक उड़ने वाले कीड़ों से बनी हुई थी। स्मिथ के अंदर की दुनिया उसी पल टूट गई। उसकी पूरी जिंदगी का विश्वास बिखर चुका था। उसका शरीर
शरीर लड़खड़ाने लगा, चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। काफी देर बाद उसने कांपती आवाज में पूछा, सूरज, चांद, सितारे, इनकी एक्सप्लेनेशन दो, बताओ। लेकिन लाइव स्ट्रीम से सिर्फ मेरी ठंडी हंसी सुनाई दी। समझ भी पाएगा जो मैं एक्सप्लेन करूं? मैंने शुरू से आखिर तक एक बार भी पीछे मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा। मेरे उस तिरस्कार भरे रवैये ने स्मिथ को मानो सीधा दिल पर वार कर दी। उसका खून सिर पर चढ़ गया, दिमाग चकराने लगा, लेकिन फिर भी वो जिद पर अड़ा रहा। अगर एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो ये फेक ही है, ये सब वीडियो एडिटिंग है। चिंशी हुआंग तो हजारों साल पहले के इंसान थे। उस जमाने में इतनी डिवाइन क्राफ्ट्समैनशिप होना बिल्कुल नामुमकिन था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। हेक्साग्राम रेस्पॉन्स फॉर्मूला, गुड रेस्पॉन्स, बैड रेस्पॉन्स, इनके बारे में कुछ जानते हो? मेरी आवाज शांत लेकिन उसमें अज्ञानियों के लिए भरपूर तिरस्कार था। 8 प्योर पैलेसेस, 64 हेक्साग्राम, 12 अर्थली ब्रांचेस, पनिशमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, हार्म। कुछ समझते हो? अर्थली ब्रांच 3 हार्मनी फॉर्मेशन, 6 हार्मनी, एंटरिंग द टूम, लीविंग द टूम, वॉइड साइकिल, हिडन स्पिरिट, फ्लाइंग स्पिरिट, moving hexagram, still hexagram, main hexagram, changing hexagram, 12 stages of growth, stars and Shah, Jingshi Yizhuan, Donglin secret formula, Huozulin, golden book, secrets of divination। इनमें से एक भी चीज समझते हो? ये सब चीजें इनमें से एक भी समझता है तो? मेरी आवाज अभी बिल्कुल शांत थी, लेकिन शुरू से आखिर तक स्मिथ को अपनी नजरों में लायक तक न समझने वाला मेरा रवैया उसे ऐसे लगा जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। अगर तू इनमें से सिर्फ थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी समझ तो जिंदगी में कभी ये बेवकूफी भरी बात नहीं कहता कि मिस्टिसिज्म जैसी कोई चीज होती ही नहीं। दरवाजे के अंदर कदम रखने से पहले ही सब कुछ झुठला देने वाला। तुम जैसे घटिया विदेशी भी हो, शाह की विरासत पर बात करने के लायक हो। मैं हल्का सा हंस। ये सब तेरी अज्ञानता है जिसकी वजह से तू इतनी बेकार और घमंडी बातें कर रहा है। सबसे अच्छा यही होगा कि जल्दी अपने उस बंदरों वाले पिछड़े देश में वापस निकल जा। इस इंपीरियल मौजूलियम का 9 पैलेस फॉर्मेशन, अर्थली ब्रांचेस की क्लैश और हार्म अगर मैं तुझे समझा भी दूं तो तेरे जैसे विदेशी जंगली के दिमाग में एक शब्द भी नहीं घुसेगा। दफा हो जा और खुद की और बेइज्जती मत करा। ये कहकर मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा तक नहीं। मैं सीधा मौजूलियम के और अंदर चलता गया। उधर मौजूलियम के बाहर मेरी आखिरी बातें सुनने के बाद स्मिथ पूरी तरह टूट चुका था। आखिरकार उसने जोर से खून की एक उल्टी की। उस खून में झाग भी मिला हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली हो गईं। वो जमीन पर गिर पड़ा और वहीं बेहोश हो गया। प्रोफेसर्स एक्साइटमेंट से पागल हो रहे थे। उधर इंटरनेट पूरी तरह फट पड़ा। उसी समय मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, होस्ट की फेम 50,000 पार कर चुकी है, बधाई हो, आपको प्राप्त हुआ बेसिक मिस्टिकिज्म सीक्रेट मैनुअल। इसमें रिस्पॉन्स फॉर्मूला, यूनिवर्सल इंटरैक्शन, 6 रिलेटिव्स, 6 बीस्ट और बेसिक मिस्टिसिज्म का पूरा फाउंडेशन शामिल है। सिस्टम की भावहीन आवाज खत्म होते ही बेइंतहा मिस्टिसिज्म नॉलेज समंदर की लहरों की तरह मेरे दिमाग में उमड़ पड़ी। कुछ देर तक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। काफी समय बाद जब मैंने पूरी नॉलेज को पचा लिया तब जाकर मुझे इस जगह का पूरा लेआउट समझ में आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ इतने सारे क्लैश, हार्म और 6 हार्मनी रूल्स का इस्तेमाल किया गया होगा। यांग एनर्जी को इकट्ठा करके सन बनाया गया, इन एनर्जी को इकट्ठा करके मून और 12 अर्थली ब्रांचेस के समय चक्र के साथ मिलाकर आखिर में सन, मून और स्टार्स का पूरा रीइंकार्नेशन सिस्टम तैयार किया गया। जब मैं सबको ये बातें समझा रहा था उसी समय स्मिथ को लोग उठाकर वहां से ले गए। इधर चिंगलांग मर्क्यूरी रिवर पार करके उस लंबे ब्रिज के ऊपर पहुंच चुका था। उसने मेरे छोड़े हुए रोप को देखा और व्यंग्य से हंस पड़ा। अबे हरामी, क्या तुझे लगा मैं तुझे पकड़ नहीं पाऊंगा? उसने बिना सोचे रोप पकड़कर नीचे उतरना शुरू कर दिया, लेकिन आधे रास्ते पहुंचते ही उसे नीचे गहरी खाई से उठती आग दिखाई दी। आग धीरे धीरे रोप की तरफ बढ़ रही थी। चिंगलांग का चेहरा पल भर में बदल गया। उसके माथे से पसीना झरने लगा। धत्त तेरे की, तूने रोप में आग लगा दी और तब तक इंतजार किया जब तक मैं आधे रास्ते नहीं आ गया। उसने 2-3 जोरदार गालियां दी, फिर जान बचाने के लिए पूरी ताकत से वापस ऊपर चढ़ने लगा। उधर रोप जलाने के बाद मैं तुरंत मुड़ा और पहले से तय किए हुए रास्ते पर पूरी स्पीड से भागने लगा। चिंगलांग बहुत ताकतवर था। सीधी लड़ाई में मेरी हार तय थी। यहाँ के गुवर्म्स भी उसके हैवी वेपन्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे और उसे मार देना लाइव स्ट्रीम चालू होने की वजह से वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना ही था, लेकिन जिस बात की मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी वो हो गई। चिंगलांग जैसे ही ऊपर पहुंचा उसके पीछे अचानक कई लोग दिखाई दिए। सबने मोटे प्रोटेक्टिव सूट्स पहन रखे थे। एक एक करके सब बाहर निकल आए। उन्हें देखते ही चिंगलांग चौंक कर चिल्लाया, कैप्टन! कैप्टन भी आ गए। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स फट पड़े। गया काम से, इस बार छोटे भाई का बचना मुश्किल है। कमेंट्स पढ़कर मुझे पता चला चिंगलांग का कैप्टन अपने साथ 5 बराबर लेवल के टीम मेंबर्स भी लेकर आया था और सबके पास हैवी वेपन्स भी थे। मेरे दिल में मौत का खतरा और भी बढ़ गया, लेकिन इस समय लाइव स्ट्रीम बंद करना भी सही नहीं था। मर्क्यूरी रिवर के उस पार हर जगह अनजान खतरे छिपे थे। कभी भी मुझे सिस्टम पॉइंट्स खर्च करके कोई आइटम खरीदनी पड़ सकती थी। अगर पॉइंट्स खत्म हो गए तो शायद मैं यहीं मर जाता, लेकिन अगर लाइव स्ट्रीम चालू रखता तो पीछा करने वाले लोग मेरे फुटप्रिंट्स देखकर सीधे यहीं तक पहुंच जाते। मैं सच में ऐसी सिचुएशन में फंस गया था जहां ना आगे बढ़ सकता था न पीछे हट सकता था। उधर बाहर सैकड़ों आर्कियोलॉजी प्रोफेसर्स गुस्से में जाओ गोंगजी पर बरस पड़े। तुम्हारे लोग उस नौजवान का शिकार कर रहे हैं। तुम लोग अपने हाथों से आर्कियोलॉजी का भविष्य खत्म कर रहे हो। जाओ गुआंगजी के माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन उसका चेहरा अब भी सख्त था। उसने ठंडी आवाज में कहा, उसने टॉम रॉबरी की है, उसे कानून के सामने लाना ही होगा। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। चिंशी हुआंग के मौजूलियम के ट्रैप्स ने हमें इतने सालों से रोके रखा है। जाओ गुआंगजी, तुम सच में बेहद जिद्दी आदमी हो। प्रोफेसर्स गुस्से से कांपने लगे। इतने
इतने सारे सीनियर प्रोफेसर्स को इस हालत में देखकर जो गुआंगजी आखिर चुप हो गया। सब लोग इकट्ठा होकर कोई उपाय सोचने लगे। हर कोई मेरी जान बचाना चाहता था, लेकिन किसी के पास कोई सही तरीका नहीं था। कानून किसी के लिए अलग नहीं होता। एंशिएंट रिलिक्स की चोरी बहुत बड़ा अपराध था, लेकिन हकीकत ये थी कि मैंने मौजोलियम से सुई जितनी छोटी कोई चीज भी नहीं उठाई थी। मैं तो बस ट्रैप्स को डिकोड कर रहा था, लेकिन आर्कियोलॉजी प्रोफेसर्स का मानना था कि मुझे टॉम रेडर का ठप्पा नहीं लगना चाहिए। फिर भी वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। कमेंट सेक्शन इस वक्त अफसोस से भर चुकी थी। गया काम से। उनकी टीम बिजली की तरह एक्शन लेती है। ऊपर से सबके पास हैवी वेपन्स भी हैं। छोटे भाई का बचना मुश्किल है। बस दुआ है उसकी सजा के कुछ साल कम हो जाए। मैं उस वक्त जान बचाकर भाग रहा था। कमेंट्स में सबको यकीन था कि मैं नहीं बचूं। उन्हें पढ़कर मेरा गला ही भर आया। अरे यार, कोई मेरे लिए थोड़ा अच्छा भी सोच सकता है या नहीं। एक तेज गन शॉट ने एंशिएंट टॉम्ब की खामोशी चीर दी। मौत का एहसास पल भर में मेरे ऊपर टूट पड़ा। मैंने तुरंत शरीर घुमाकर पूरी ताकत से बाईं तरफ छलांग लगा दी। बुलेट ठीक उसी जगह लगी जहां अगले पल मेरा पैर पड़ने वाला था। पत्थर और मिट्टी चारों तरफ उड़ गई। कमेंट सेक्शन फट पड़ी। क्या छोटे भाई को पकड़ने के लिए स्नाइपर तक भेज दिया? ये लोग सच में सीरियस हैं। अभी तो बाल बाल बचा। मेरे पूरे शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा। उस बुलेट होल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मौत धीरे धीरे मेरी नसों में उतर रही हो। मैं तुरंत उठा, टेढ़े मेढ़े रास्ते बनाते हुए जिगजैग दौड़ने लगा और पूरी स्पीड से पहाड़ों की तरफ भागा। ढाएं। स्नाइपर लगातार मेरे भागने की दिशा पहले से प्रेडिक्ट करके फायर कर रहा था। अच्छी बात यह थी कि मेरे डेंजर सेंस की वजह से मैं हर बार आखिरी पल में बच जा रहा था। मेरी ये जान बचाने वाली भाग दौड़ देखकर व्यूअर्स की भी सांसें अटक गईं। उधर मौजोलियम के बाहर आर्कियोलॉजी प्रोफेसर्स की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। सब जाओ गुआंगजी को घूर रहे थे। उनकी नजरों में साफ नाराजगी थी। जाओ गुआंगजी घबराकर बोला, ये फैसला मैंने अकेले नहीं लिया। चुप रहो। सैकड़ों प्रोफेसर्स एक साथ गरज पड़े। जाओ गुआंगजी डरकर उछल पड़ा। अब मजा आएगा। अबे हरामी, देखता हूँ इस बार कहाँ भागेगा। गया काम से? हाँ हाँ हाँ। सब लोग सावधान। सेकंड ब्रदर, फोर्थ ब्रदर को कवर दो। जी कैप्टन। सब लोग अलर्ट रहें। ये आवाज कुछ अजीब लग रही है। कैप्टन, आवाज का सोर्स नहीं मिल रहा। जल्दी उस नौजवान की सुरक्षा करो। जाओ गुआंगजी, अगर उस लड़के को कुछ हुआ तो उसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना। लेकिन चिंग लैंग की टीम यहाँ कैसे आ गई? मुझे सच में कुछ नहीं पता। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मैं तो बस आदेश मानने वाला आदमी। कैप्टन, वो टॉम रेडर, लगता है उसे पहले से पता है कि कुछ होने वाला है। जल्दी बोल, आखिर क्या होने वाला है? धत्त तेरे की, क्या उस हरामी को सच में कुछ पता है? ये क्या करने जा रहा है? मैंने ठंडी आवाज में कहा। अर्थ पल्स आने वाला है। एक एम्परर रेल्म एक्सपर्ट अभी सेंट लेवल तक पहुंचने वाला है। 6 हार्मनी उलट जाएगी। 9 पैलेस बिखर जाएगा। सूरज और चांद छिप जाएंगे। सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। तूफान उठेगा। पक्षी और जानवर भाग जाएंगे। काले बादल आसमान ढक लेंगे और पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। रुक जाओ। अरे, तो आखिर करना क्या चाहता है? अर्थक्वेक आने वाला है। नामुमकिन। चिन डायनेस्टी का मौजोलियम इतना मजबूत बना है, यहाँ भूकंप कैसे आ सकता है? वेदर डिपार्टमेंट ने भी कोई वार्निंग नहीं दी। मैं तो समझा था टूम रेडर्स के पास कोई खास ट्रिक होगी। निकले तो बस ऐसे ही। तुम लोग देखते रहो, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ हाँ हाँ, बकवास बंद कर। अभी अभी वेदर रिपोर्ट देखी है, यहाँ बिल्कुल सब नॉर्मल है। हाँ हाँ हाँ, इस लड़के के पास अब कोई ट्रिक नहीं बची। ये बस हमें बेवकूफ बना रहा है। मैं समझा था बड़ा काबिल होगा। निकला तो बस इतना ही। चिंगलंग, इसे पकड़ो। फिर वापस निकलते हैं। अचानक धर्र, पूरी एंशिएंट टम्ब जोर से कांप उठी। क्या छोटे भाई ने सच कहा था? सच में अर्थक्वेक आ गया। हम तो समझे थे वो बस डराने के लिए बोल रहा है। ये कैसे हो सकता है? एंशिएंट टॉम्ब के अंदर अर्थक्वेक? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। क्या वेदर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट गलत थी? काउंटी मजिस्ट्रेट ने तुरंत लोगों को आदेश दिया, पूरे इलाके की दोबारा जांच करो। देखो कहीं और भी एंशिएंट टॉम्ब तो नहीं है। कुछ ही देर बाद रिपोर्ट आ गई। वेदर डिपार्टमेंट के मुताबिक बाहर कहीं भी अर्थक्वेक के साइंस नहीं है। ये अर्थक्वेक सिर्फ इंपीरियल मौजोलियम के अंदर हुआ है। धत्त तेरे की, आखिर ये हो क्या रहा है? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सिर्फ मौजोलियम के अंदर अर्थक्वेक कैसे आ सकता है? उस लड़के के पास ऐसी ताकत हो ही नहीं सकती। लेकिन उसे पहले से कैसे पता था? ये तो हजारों साल में एक बार दिखने वाला चमत्कार है। कमबख्त, क्या भगवान भी उसी का साथ दे रहे हैं? इंपीरियल मौजोलियम के अंदर अर्थक्वेक और बाहर सब बिल्कुल शांत। ऐसा अजीब नजारा तो इतिहास में दर्ज होना चाहिए। उस नौजवान ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। वो सच में इस दौर का असाधारण इंसान है। उस हरामी को भागने मत देना। अरे सच में अर्थक्वेक है। बर्बाद हो गए। ये लोग अब जबरदस्ती करने वाले हैं। वो लड़का आर्कियोलॉजी की दुनिया का खजाना है। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। धत्त तेरे की, तूने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत की है। आज तुझे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। कैप्टन, टॉम्ब रेडर्स भाग गए। प्रोफेसर डोंग जेन, कमाल कर दिया आपने। ये डिसीजन तो गजब था। उस नौजवान का आखिरी मूव पक्का लेजेंड वाला अर्थ एस्केप टेक्निक डॉन थो ही था। बेकार में मैं सोच रहा था कि उसके बच निकलने की उम्मीद बहुत कम है। किसे पता था, उसने पहले से ही सब कुछ कैलकुलेट करके रखा था। अगर आर्कियोलॉजी टीम ऐसे इंसान को रिक्रूट कर ले तो फिर किसी भी डायनेस्टी के मौजोलियम का सीक्रेट मैकेनिज्म कौन सा होगा जो ब्रेक ना कर पाए? ये श्वानमैन कैलकुलेशन टेक्निक और गू टेक्निक के साथ मिलकर मौके पर ही गायब हो जाने वाला मूव सच में बहुत ही ओवरपावर्ड है। अगर आर्कियोलॉजी टीम ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान को रिक्रूट कर ले तो उससे मिलने वाला फायदा मापा ही नहीं जा सकता। 10 मील के दायरे में मौजूद हाफ गू को समन करना मेरे लिए बहुत
बहुत बड़ा बर्डन। थोड़ी देर आराम करने के बाद मेरा की और ब्लड धीरे धीरे स्टेबल होने लगा। फिर मैंने गू इंसेक्ट्स की ताकत उधार लेकर जमीन के नीचे आगे बढ़ना जारी रखा। अकाउंट 79 का कमेंट आया, भाई सच में जान हथेली पर रखकर खेल रहा है। इंपीरियल मौजोलियम पूरी तरह बाहरी दुनिया से अलग है। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्पेस है जो हेवनली स्टेम्स, अर्थली ब्रांचेस और 9 पैलेस फॉर्मेशन के हिसाब से खुद ऑपरेट करता है। बाहर जो कुछ होता है वो मौजोलियम के अंदर भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते। अभी जो गड्ढा बना था वो मैंने सिर्फ लेआउट बदलकर उनके अटैक से बचने के लिए बनाया था। बस इतनी सी ट्रिक थी। नेटिजन्स ने कमेंट किया, भैया फिर से हम्बल बन रहे हो। क्या मतलब इतनी सी ट्रिक? आप तो सच में लेजेंड हो। हम तो पूरी तरह नतमस्तक है। ये आखिर कौन कर सकता है? सच में हेवन डिफाइंग टेक्निक है। इस नौजवान की फंगशुई सर्वे टेक्निक तो मास्टर लेवल पर पहुंच चुकी है। सिर्फ फॉर्मेशन बदलकर अर्थक्वेक करा दिया। ऐसी चीज हमने कभी सुनी तक नहीं। जब ये बाहर आएगा तो हम जरूर इससे गाइडेंस लेंगे। चलो सब मिलकर आर्कियोलॉजी हेडक्वार्टर्स में एप्लीकेशन डालते हैं इस नौजवान की प्रोटेक्शन के लिए। जब हेडक्वार्टर्स काम शुरू करेगा हो सकता है हाई लेवल कनेक्शन से इसकी जान बचा ले। लाइफ हंटर। मर्क्यूरी रिवर पार करने के बाद से चिंची हुआंग का मौजोलियम मुझे लगातार एक अजीब बेचैनी दे रहा था। मुझे भी हल्का हल्का महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन प्रॉब्लम आखिर कहाँ है ये समझ नहीं आ रहा था। वो लोग तुम्हारा पीछा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मामला ठीक नहीं लग रहा। कैप्टन, ये आदमी आखिर करना क्या चाहता है? ऊपर से ऑर्डर है कि इसके पीछे लगे रहो, लेकिन अटैक करने से तो किसी ने मना नहीं किया। मुश्किल ट्रैप्स का इंतजार करने से अच्छा है अभी इसका पीछा करके इसे पकड़ लेते हैं। ये बहुत चालाक है। कौन जाने इसके पास अभी भी कोई ट्रम्प कार्ड बचा हो। अगर हम फेल भी हुए तो कम से कम पीछे आने वाले साथियों के लिए रास्ता साफ कर देंगे। वैसे भी हमारा कोई नुकसान नहीं। मैं भी यही सोचता हूँ। कैप्टन बोला, एंशिएंट टॉम्ब एक्सप्लोरेशन चारों तरफ डेंजर से भरी है। एक ग्रीन वुल्फ ने ही उसे इतनी मुश्किल में डाल दिया था। अब हम 4 भाई मिलकर आए हैं। ऊपर से हमारे पास हैवी सर्वे इक्विपमेंट भी है। बस हैवी वेपन का एक शॉट और मिशन कंप्लीट। 4th ब्रदर कवर देगा। बाकी सब मेरे साथ। जल्दी भागो। वो लोग पहुंच गए। मैंने शांत होकर कहा, सब मेरे कंट्रोल में है। वो लोग मुझे पकड़ ही नहीं पाएंगे। फिक्र मत करो। हे भगवान, क्या इसके पास सच में कोई हिडन ट्रम्प कार्ड है? क्या ये इतने दिनों से सिर्फ एक्टिंग कर रहा था? उस सफेद रेशमी पट्टी पर बने पैटर्न्स, क्या वो कोई ट्रैप है? लगता तो नहीं, शायद नहीं। ऐसी छोटी मोटी ट्रिक इतनी अनुभवी एक्सप्लोरेशन टीम मेंबर्स को कैसे रोक पाएगी? भाई जल्दी भागो, वो लोग तुम्हें पकड़ने ही वाले हैं। अगर अब नहीं भागे तो गए काम से। भागो, अरे भागो। इतनी हालत हो गई फिर भी नहीं भाग रहे। मरना है क्या? रुको, ये क्या हो रहा है? ये लोग अचानक आपस में क्यों लड़ने लगे? हाँ, अरे सुबह के 4 बज गए। अंडरग्राउंड में ये सब अचानक पागल क्यों हो गए? ये तो बस कुछ सफेद रेशमी पट्टियां ही हैं। फिर ऐसा कैसे हो गया? भाई तुमने ये कैसे किया? मैंने कहा, इन सफेद रेशमी पट्टियों पर बने पैटर्न्स प्राचीन लोगों का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। ये इंसान की आंखों के जरिए उसके सबकॉन्शियस पर असर डालते हैं, कुछ हाइप्नोसिस जैसा, और फिर इल्यूजन पैदा कर देते हैं। लेकिन वो सब तो स्ट्रॉन्ग विल वाले एक्सप्लोरेशन टीम मेंबर्स हैं। इतनी आसानी से कैसे फंस सकते हैं? ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है। मैंने जवाब दिया, अगर हाइप्नोसिस के साथ एंशिएंट एम्परर की रिजेंटफुल ऑनरा भी दिमाग पर असर डाले तो लोहे जैसी मजबूत मेंटल स्ट्रेंथ भी टूट जाती है। चैनल ओनर, ये बात बोलकर खुद तुम्हें यकीन आता है? कमेंट 23 आया। अगर सच में रिजेंटफुल ऑरा होती तो वो एंशिएंट टॉम्ब का घोस्ट बन चुकी होती ना। मैं हंसकर बोला, चिंशी हुआंग की सोल के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस रास्ते में जहाँ सफेद रेशमी पट्टियां टंगी हैं वहाँ वो चीज जरूर है, क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। मैं एक डॉग ट्रेनर हूँ और कुत्तों को फनहोंग से भी ज्यादा समझता हूँ। कमेंट 23 फिर आया, भाई आप तो कुत्तों की भाषा भी समझ लेते हो। जल्दी वहाँ से भागो, वहाँ सच में गोस्ट है। हाय माँ, डर के मारे हालत खराब हो गई। आपने तो कहा था प्रिंसिपल साबित करोगे। ये क्या, हमें सीधा रिजेंटफुल स्पिरिट दिखाने ले आए? मैं तो पूरी तरह शॉक हो गया। उसकी जीभ कितनी लंबी थी, मेरा दिमाग घूम गया। ये आदमी उन रेजेंटफुल स्पिरिट्स को देखकर भी बिल्कुल नहीं डर रहा। ये फुटेज असली है। चैनल ओनर की हिम्मत 100% रियल है। ये CGI नहीं है। चिंशी हुआंग के मौजोलियम में ऐसी डरावनी चीज कैसे हो सकती है? मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। चैनल ओनर सच में बहुत बहादुर है। हेलो श्याओ भाई। चैनल ओनर, आप सच में पागल हो। मैं पूरी तरह सुन्न पड़ गया। पूरा का पूरा लकवाग्रस्त जैसा हो गया। आखिर ये चैनल ओनर है कौन? इसकी बैकग्राउंड आखिर क्या है? क्या ये सच में लाइव स्ट्रीम है? जाइंदा सिख स्ट्रीम है? मैं तो देखते देखते पूरी तरह शॉक हो गया। भाई ये होता है असली बिग बॉस। मैं एक डॉग ट्रेनर हूँ और कुत्तों को फान होंग से भी ज्यादा समझता हूँ। यहाँ तक कि उनकी भौंकने की भाषा भी समझ लेता हूँ। इस आदमी की बैकग्राउंड बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। ये तो एंशिएंट रिजेंटफुल स्पिरिट से भी बात कर सकता है। ऐसी चीज तो आज तक कभी सुनी ही नहीं। यार बुरा हो गया। एक्सप्लोरेशन टीम वाले आपस में एक दूसरे को मार डालेंगे। चैनल ओनर, तुम सच में बड़े निर्दयी हो। तुमने रिजेंटफुल स्पिरिट्स को भड़काकर टीम मेंबर्स को एक दूसरे से लड़वा दिया। अगर इस चक्कर में 1-2 लोग भी मर गए तो पूरी जिंदगी इंपीरियल मौसोलियम से बाहर निकलने का सपना भी मत देखना। भाई सच में कमाल हो। किसने सोचा था कि डिफेंसिव सिल्क कॉरिडोर में मिले वो रिजेंटफुल स्पिरिट्स इतने पागल होंगे? श्याओ भाई, जाकर बगल वाले रूम के सबको वापस बुला ला। कहीं सच में किसी की जान मत ले लेना। चैनल ओनर, इस वक्त तुम्हारे पास कितने स्पिरिट्स? ऊपर से देखें तो कम से कम 7-8 तो हैं। आखिर चैनल ओनर
हुनर इन रिजेंटफुल स्पिरिट्स को कंट्रोल कैसे कर रहा है? मैं पूरी रात जागता रहा, फिर भी इसकी असली पहचान समझ नहीं पाया। क्या ग्रेजुएट आर्कियोलॉजी स्टूडेंट? ये सब बकवास है, बहुत ही अनरियल है। इतनी देर हो गई, फिर भी अथॉरिटीज इसकी आइडेंटिटी तक पता नहीं लगा पाई। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है। मैंने कहा, सब लोग घर चले जाओ, मैं थोड़ा और अंदर घूम कर आता हूँ, फिर वापस लौट जाऊंगा। फिक्र मत करो, हम भी यही सोचते हैं। आजकल दुनिया ऐसी ही है। हाँ 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 हाँ, वहीं थोड़ा और एक्सप्लोसिव भर दो। ये टनल सीधे उस टॉम्ब रेडर के सामने निकलती है। आराम से ब्लास्ट कर दो, कुछ हुआ तो जिम्मेदारी मेरी। चलो स्टार्ट करो। ओए, तुम लोग यहाँ तमाशा देखने आए हो? तुम कौन हो? इतनी हिम्मत? इंपीरियल मौजोलियम जैसी पवित्र जगह में घुसकर तबाही मचा रहे हो? स्टाइल तो ठीक है, बस थोड़े बदसूरत हो। जाओ, गुआंगजी कहाँ है? अपने सीनियर को कॉल करो और यहाँ मौजूद सभी गैर जरूरी लोगों को बाहर निकालो, समझे? ये था मिलिट्री के 7 सालों से काम करने वाला झुगे फैमिली, उनका युवा लीडर झुगे फैमिली। 3 किंगडम्स के समय के मार्क्विस से चली आ रही एक एंशिएंट क्लैन थी। पूरे हुआशिया में मैकेनिज्म आर्ट्स और कीमेन टेक्निक्स में उनका कोई मुकाबला नहीं था। सालों से वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रहे थे। भले ही आम लोग उनके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन चिंगलंग ने अपनी आंखों से देखा था कि झुगे फैमिली का एक साधारण डिसिप्लिन सिर्फ हाथ हिलाकर एक म्यूटेटेड बीस्ट का गला दबाकर मार सकता था, जबकि चिंगलांग उसके एक बार तक नहीं झेल पाया था। और सामने खड़ा इंसान तो झुगे फैमिली की नई जनरेशन का लीडर था, जुहेयू। मेरा दिल एकदम बैठ गया। चिंशी हुआंग मौसोलियम की एक्सप्लोरेशन में अब मिलिट्री भी शामिल हो चुकी थी। इस बार मामला सच में बहुत बड़ा हो गया। मिलिट्री का बीच में आना मेरी उम्मीद से बिल्कुल बाहर था, लेकिन अब हार मानने का सवाल ही नहीं था। अगर मैं पकड़ा गया तो सीधा जेल जाऊंगा, इसलिए मुझे और अंदर जाना ही होगा। इंपीरियल मौजोलियम के और ट्रैप्स सॉल्व करने होंगे, शायद तभी हालात पलट सके। मिल गया, आखिर मिल ही गया। इसे पकड़ लो। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। बाइक्वेन, ये सारे वुडन पपेट्स असली बाजिक्वान इस्तेमाल कर रहे थे। दूर खड़ा जुगेयू शिकारी बाघ की तरह मुझे घूर रहा था। चारों तरफ वुडन पपेट्स ने मुझे घेर लिया। मैं लड़ते लड़ते पीछे हट रहा था। धीरे धीरे उन्हें रोकना मुश्किल होने लगा। लाइव स्ट्रीम में नेटिजन्स बेचैन हो उठे। ये सारे वुडन पपेट्स बाजिक्वान जानते हैं? क्या मिलिट्री के पास भी ऐसे एक्सपर्ट्स? बाहर खड़े आर्कियोलॉजी प्रोफेसर्स का दिल टूट गया। सब बार बार यही कह रहे थे, आसमान सच में टैलेंट से जलता है। जुहेयू ने आलस से अंगड़ाई ली, एक वुडन पपेट को बुलाया और उसी पर चेयर की तरह बैठ गया। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे कोई ड्रामा एंजॉय कर रहा हो। इतनी सी बात के लिए भी मुझे बुलाना पड़ा। ओल्ड ली, तुम सच में बूढ़े हो गए हो? चिंगलंग जोर से हंस पड़ा। मैंने पंच मारकर कुछ वुडन पपेट्स को पीछे धकेला, थोड़ी दूरी बनाई, फिर अचानक धीरे से पुकारा, शाओ हे। मेरी आवाज सुनते ही पूरी टनल जोर से कांप उठी। धड़ाम, गड़गड़ाहट, छत फट गई। काले रंग का एक कॉर्प्स अजीब आर्मर पहने धमाके के साथ नीचे आ गिरा। ईंट पत्थर चारों तरफ बिखर गए। धूल का बादल छा गया। वो कॉर्प्स धीरे धीरे खड़ा हुआ और सबकी आंखों के सामने सीधे मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। ये क्या? नेटिजन्स पूरी तरह हिल गए। भाई, गुड टेक्निक कंट्रोल करना तो ठीक था, लेकिन तुम डेड बॉडी भी कंट्रोल कर सकते हो? प्रोफेसर का दिमाग सुन्न पड़ गया। ये आखिर कैसी डिवाइन टेक्निक है? इस मौजोलियम की हर डेड बॉडी इसी लड़के की रक्षा क्यों कर रही है? ये मॉन्स्टर जिसने कभी आर्कियोलॉजी वर्ल्ड को लंबे समय तक परेशान रखा था, आज उसी लड़के के सामने घुटने टेक रहा है। चिंगलंग की आंखें फटी रह गई। उसका दिमाग घूम गया। इम्पॉसिबल, ये हरामी आखिर कौन सी इविल टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है? अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने इसे कुत्ते की तरह पीट दिया था, लेकिन अब पता नहीं कहां से ऐसा गाया टपका जो मुझे मरे हुए कुत्ते की तरह पीट सकता था। क्या आखिर सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा? ये बात थान लांग आखिर कैसे एक्सेप्ट कर सकता था? उसी वक्त मकबरे के बाहर चल रही लाइव स्ट्रीम इलेक्ट्रो भी पूरी तरह फट पड़ी और मैं अब भी बिल्कुल काम चेहरे के साथ खड़ा था। मैंने सीधा हाथ उठाकर जिया कातवो की तरफ इशारा किया, साफ आवाज में ऑर्डर दिया, इसे मेरे लिए गिरा दो। मेरी बात खत्म होते ही वो काला पड़ा हुआ शव अचानक सिर उठाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अजीब हरी चमक कौंधी और वो हवा को चीरते हुए तीर की तरह सीधा जिया कातवो की तरफ झपट पड़ा। चारों तरफ मौजूद अजीब लकड़ी के पुतले उसे रोकने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन ब्लैक कॉर्पस ने सीधे उनमें से एक का सिर पकड़ लिया। उसने जोर से दबाया। धड़ाम, लकड़ी का पुतला पल भर में टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। नेटिजन्स लगातार चीखने लगे, वाह भाई, कमाल कर दिया। वहीं सारे प्रोफेसर सदमे में जड़ हो गए। यहाँ तक कि जिया कातवो का चेहरा भी थोड़ा गंभीर पड़ गया। लगता है तुम इतने भी बेकार नहीं। जिया कातवो ने हल्के से अपना कागज का पंखा हिलाया और ठंडी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं मुड़ा और उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। जिया कातवो वहीं खड़ा ब्लैक कॉर्प्स को लकड़ी के पुतलों से लड़ते हुए देखता रहा और बेबसी से भौहें सिकोड़ ली। ये मनहूस, इससे लड़ना उसके लिए भी बेहद मुश्किल था। नेटिजन्स ने तुरंत सवालों की बौछार कर दी। भैया, ब्लैक कॉर्प्स आपकी बात क्यों मान रहा है? मैंने शांत आवाज में कहा। इस दुनिया के भूतिया फॉरबिडन जोन्स में मौजूद ज्यादातर अजीब चीजों की जड़ वूगू आर्ट से जुड़ी हुई है। मैं एक गू मास्टर हूँ, इसलिए इन्हें कंट्रोल करना मेरे लिए बिल्कुल आसान है। मरकरी नदी के सामने वाला ब्लड कॉर्प्स बहुत लो लेवल का था। वो मेरी गू पावर को महसूस ही नहीं कर सकता था, लेकिन मरकरी नदी के पीछे मौजूद सारी चीजें बेहद खतरनाक थी। उनका लेवल उसे कई गुना ऊंचा था। असल में मैंने पूरी बात नहीं बताई। असली वजह थी मेरे अंदर बहता जूली वू ब्लड। अगर ये खून मेरे अंदर ना होता तो सिर्फ जीयू मास्टर होने के नाम पर मैं ये कारनामा कभी नहीं कर सकता था। मैं फिर से आगे बढ़ने लगा। नेटिजन्स फिर से जोश में झूम उठे। वाह, सच में छोटे भाई का कोई मुकाबला नहीं, ये तो असली गू मास्टर है। सब लोग जल्दी जल्दी स्क्रीन रिकॉर्ड करने लगे और वीडियो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करने लगे। उसी वक्त सिस्टम नोटिफिकेशन लगातार मेरे दिमाग में गूंजने लगी। पॉपुलैरिटी 1 लाख पार, रिवॉर्ड गोस्ट गॉड पावर। पॉपुलैरिटी 2 लाख पार, रिवॉर्ड कोप्स कंट्रोल सीक्रेट मैनुअल। पॉपुलैरिटी 3 लाख पार, रिवॉर्ड डार्क स्पीच स्टेज 1।
पॉपुलैरिटी 5 लाख पार, रिवॉर्ड ब्लड गो ब्लड लाइन फ्यूजन, पॉपुलैरिटी 10 लाख पार, रिवॉर्ड ट्विन कर्स पॉइजन टेक्निक। ट्विन लाइफ की मदद से श्राप का शिकार इंसान अपनी लाइफ मेरे साथ शेयर कर सकता था। बाकी सारे रिवॉर्ड्स ने मेरी बॉडी और मेंटल पावर को पूरी तरह अपग्रेड कर दी। सिस्टम की आवाज लगातार मेरे कानों में गूंजती रही। पूरी रात शाही मकबरे में चलते रहने के बाद अब मैं साफ महसूस कर सकता था कि ज्ञान की एक विशाल लहर मेरे दिमाग में भर रही है। मेरी बॉडी भी पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। शॉप पॉइंट्स भी तेजी से बढ़ने लगे और मेरे दिल की चाहत पहले से भी ज्यादा भड़क उठी। इस वक्त इंटरनेट सचमुच फट चुका था। लाइव स्ट्रीम खोलकर कब्र चोरी करने चला गया। ये मामला तो सेना तक पहुंच गया। इतिहास का सबसे बेखौफ आदमी यही होगा। मैंने सिस्टम पैनल में तेजी से बढ़ते पॉपुलैरिटी पॉइंट्स पर एक नजर डाली। मुझे पहले से पता था कि मेरी वीडियो क्लिप्स अब हर जगह वायरल हो चुकी थी। पूरा इंटरनेट इस बात पर गर्मागर्म चर्चा कर रहा था कि मैंने गू इंसेक्ट से जाल कैसे तोड़े और थानालांग के लोगों के साथ मेरी जबरदस्त लड़ाई कैसे हुई। कमाल का बंदा है। गू कंट्रोल तो ठीक, लेकिन इसके पास हाईटेक नैनो प्रोटेक्टिव सूट भी कहां से आ गया। ऊपर से आर्कियोलॉजी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी है। इतना ही नहीं, मेडिकल आर्ट्स और एंशिएंट मार्शल आर्ट्स में भी माहिर है। बाहर इंटरनेट पर जितना हंगामा मचा हुआ था, उतना ही शांत मैं उस प्राचीन मकबरे के अंदर था। मैं बिना रुके और भी गहराई में आगे बढ़ता गया। उसी समय जिया कात वो वापस जमीन की सतह पर लौट आया। प्रोटेक्टिव सूट कहाँ है? उसने गुस्से में ऑर्डर दिया, जाओ गुआंग जी। तुरंत कई सूट लेकर दौड़ाया। जिया कातवू ने जल्दी जल्दी सूट पहना और साथ ही पोर्टेबल लाइव स्ट्रीम इक्विपमेंट भी अपने शरीर पर पहन लिया। झाओ गुआंग जी के लाइव शुरू करते ही वो दोबारा मकबरे के अंदर उतर गया और मेरा पीछा करने लगा। साफ था कि इस बार वो मुझे हर हाल में पकड़ कर ही रहेगा। उसने अपने पपेट्स के साथ काफी हैवी वेपन्स भी ले लिए थे, साथ ही तरह तरह के अजीब इक्विपमेंट भी। और सेना की तरफ से लाइव स्ट्रीम परमिशन मिलने के बाद पूरे मामले की हॉटनेस फिर से आसमान छूने लगी। नेटिजन्स जोर शोर से चर्चा कर रहे थे। उनका कहना था कि जुयू आर्मी बैकग्राउंड से है। वो बिल्कुल भी चिंगलंग जैसे लेवल का इंसान नहीं है। चिंगलंग तो उसके सामने जूते उठाने लायक भी नहीं। इस बार तो छोटे भाई का नवासी बटे 10 से चांस है कि गया काम से। मैंने उन सबकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कमेंट्स पढ़कर मुझे भी समझ आ गया कि ये बंदा सच में कोई मामूली इंसान नहीं है। यहाँ तक कि चिंगलंग भी इससे डरता है। फिर भी मुझे ज्यादा चिंता नहीं हुई। मेरे पास पॉपुलैरिटी पॉइंट से खरीदे हुए इतने सारे स्किल्स थे कि चाहे सामने जुगे यू ही क्यों ना हो, मैं भी उससे जान की बाजी लगाकर लड़ सकता था। अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ। मेरी नजर तुरंत सामने वाले रास्ते के आखिर में गई। वहाँ धुंधला सा किसी इंसान का साया खड़ा दिखाई दे रहा था। धड़ाम! अचानक पीछे से कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। लिटिल ब्लैक की एक टांग उड़ चुकी थी। वो अब लगभग बेकार हो चुका था। साला, ये बंदा तो बड़ा बेरहम है, जरा भी रहम नहीं कर रहा। चैट में लोग लिखने लगे, देखते हैं छोटा भाई कितनी चालें झेल पाता है। मैं बेट लगाता हूँ 11 मूव्स। मैंने कमेंट्स को इग्नोर किया और सावधानी से आगे बढ़ता गया। लेकिन कुछ ही देर बाद जैसे ही मैं उस परछाई के करीब पहुंचा, मेरे सामने एक बेहद अजीब स्टोन डोर दिखाई दिया। उसी पल मेरे दिल में मौत जैसा खतरा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो। भाई, फिर से मुलाकात हो गई। जुहेयू 7-8 लेयर वाले प्रोटेक्टिव सूट पहने हुए था। हाथ में वही काले किनारे वाला पेपर फैन था। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मैंने सिर हिलाया। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। वो मुस्कुराया। क्या बात है, आखिरकार हार मानने वाले हो? मैंने धीरे से सिर हिलाया। नेदर आइस की नजर से साफ दिखाई दे रहा था उस स्टोन डोर के पीछे सच में कोई खड़ा था। मेरे अंदर जो मौत जैसा एहसास उठ रहा था, वो झुगे यूं की वजह से नहीं था, बल्कि उस दरवाजे के पीछे खड़े इंसान की वजह से था। ये इंपीरियल टॉम्ब हजारों सालों से सील था। लॉजिक के हिसाब से यहाँ कोई जिंदा इंसान नहीं हो सकता, लेकिन नेटर आइस बता रही थी कि उस आदमी की लाइफ औरा बेहद ताकतवर थी। उसकी पहचान बिल्कुल साधारण नहीं थी। मैंने शांत स्वर में कहा, मुझे लगता है तुम यहीं रुककर उस भाई से आराम से बातें कर सकते हो। इतना कहकर मैंने पीछे वाले स्टोन डोर की दीवार में लगी एक ईंट पर जोर से मुक्का मारा। कटक कटक, लोहे की जंजीरों और मैकेनिज्म के चलने की आवाज गूंज उठी। गड़गड़। हमारे पीछे का रास्ता अचानक एक विशाल पत्थर से बंद हो गया। उसी समय सामने का स्टोन डोर धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी खून और मौत की बदबू सीधे चेहरे पर आ लगी। जुहेयू की आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत हाथों से सील बनाया। डिविनेशन का रिजल्ट आया, 9 डेथ्स 1 लाइफ। उसका चेहरा तुरंत बेहद गंभीर हो गया। मैं भी घबरा गया। मैंने तुरंत पैरों के नीचे की पत्थर की स्लैब तोड़ दी। गु टेक्निक का सील बनाया। अनगिनत छोटे छोटे गु इंसेक्ट्स बाहर निकल आए और काले धुएं जैसी मोटी परत बनाकर मुझे चारों तरफ से ढक लिया। जमीन धीरे धीरे हिलने और मुड़ने लगी। ये सब कुछ बस एक पल में हुआ। पीछे का रास्ता बंद होने से लेकर मेरे अर्थ एस्केप टेक्निक से गायब होने तक सब कुछ पलक झपकते ही खत्म हो गया। जब तक जोयू मेरे पीछे भागकर साथ निकलने की कोशिश करता, तब तक वो अजीब स्टोन डोर पूरी तरह खुल चुका था। उसके सामने खून से भीगी पट्टियों में लिपटी एक डरावनी आकृति खड़ी थी। ये इविल कॉर्प्स तासाट। उस ब्लड कॉर्प्स से निकलती आसमान छूती किलिंग इंटेंट महसूस करते ही जुहेयू तुरंत पीछे उछल गया और दूरी बना ली। अचानक वो भयानक लाश सिर उठाकर कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारती है, फिर सीधा जुगेयू पर टूट पड़ती है। धड़ाम। उसके सारे पपेट तुरंत फायर पावर एक्टिवेट करके उसे रोकने लगे, लेकिन उस मॉन्स्टर पर गोलियों का कोई असर ही नहीं हुआ। वो गोलियों की बारिश झेलते हुए सीधे आगे बढ़ गया, यहाँ तक कि एक ही मुक्के में उसने एक पपेट चकनाचूर कर दिया। जुहेयू का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। वो ठंडी नजरों
नजरों से उस मॉन्स्टर को घूर रहा था। अंदर से वो बुरी तरह बेचैन था। उधर मैं जीयू टेक्निक की मदद से जमीन के अंदर से निकलकर उस मॉन्स्टर वाले एरिया को क्रॉस कर चुका था और एक नए रास्ते में पहुंच गया। बच गया। मैंने गहरी सांस ली। अगर मुझे उस मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता तो मेरी भी हालत खराब हो जाती। लगता है जू गेयू की भी आसान नहीं होने वाली। चैट में लोग घबरा गए। ये मॉन्स्टर आखिर है क्या? भाई तक इससे डर गया, यहाँ तक कि भाई भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। भाई का तो दिल भी बड़ा है। अगर वो मॉन्स्टर सीधे उस पर टूट पड़ता तो कोई भी बेहोश हो जाता। मैंने शांत होकर समझाया, यहाँ सिर्फ वुगू वाली चीजें ही नहीं है, बल्कि ऐसे कई कॉर्प्स मॉन्स्टर्स भी हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मैं वुगू टेक्निक होने के बावजूद भी बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकता। इतना समझाकर मैं फिर आगे बढ़ गया। ज्यादा देर नहीं लगी और मैं एक ऐसे बीरियल चेंबर में पहुंच गया जिसकी सजावट बेहद डरावनी थी। अभी जिस रास्ते से आया था उसे छोड़कर बाकी चारों दीवारों के सामने एक एक अजीब अल्टर रखा हुआ था। हर अल्टर के पीछे एक रहस्यमयी म्यूरल बनी हुई थी। मैंने एक एक करके उन म्यूरल्स को देखा और जितना देखता गया उतना ही रोंगटे खड़े होते गए। पहली म्यूरल में हरे भरे पहाड़, जमीन, पेड़ पौधे और एक पहाड़ जितना विशाल आदमी पद्मासन लगाकर बैठा हुआ था। दूसरी म्यूरल में लाशों के पहाड़ लगे थे और एक चमकता हुआ बौना इंसान कच्चा मांस खा रहा था। तीसरी म्यूरल में ड्रैगन रोब पहने एक सम्राट लोगों को अपनी ही मूर्ति तराशने का आदेश दे रहा था। उस राजा की बाहों में एक पत्थर था जिसे वो कसकर पकड़े हुए था। उस पत्थर से अजीब सी रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। और आखिर में चौथी म्यूरल में वो विशाल मूर्ति पूरी तरह ढह चुकी थी। उसके बगल में एक दूसरा वू मास्टर दोनों हाथ जोड़कर खड़ा था और वो उसी रहस्यमयी चमक छोड़ने वाले पत्थर पर पैर रखे खड़ा था। आखिर ये म्यूरल्स क्या बताना चाहती? कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। यहाँ तो दो राजा दिखाई दे रहे हैं। जो बाद में आया है वो तो पक्का चिनशी हुआंग ही होगा। तो फिर तीसरी म्यूरल वाला राजा क्या वो 6 किंगडम्स के किसी राजा में से एक था? और वो चमकता हुआ पत्थर आखिर क्या चीज है? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। नेटिजन्स भी सिर खुजलाने लगे। ये पहली बार था जब मैंने चिनशी हुआंग मौजोलियम के अंदर ऐसा नजारा देखा था। ज्यादातर लोग रहस्यमयी किन डायनेस्टी के बारे में सिर्फ अनऑफिशियल हिस्ट्री यानी दंतकथाओं और पुराने रिकॉर्ड से ही जानते थे, लेकिन इन म्यूरल्स में दिखाई गई कहानी चिनशी हुआंग की मशहूर जिंदगी से थोड़ी अलग लग रही थी। मैंने अपनी सुपर ब्राइट फ्लैशलाइट चारों तरफ घुमाई। आखिर एक ऐसे कोने में जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया था मुझे 2 लाइनों में कुछ अजीब टेढ़े मेढ़े एंशिएंट कैरेक्टर्स दिखाई दिए। ये देखते ही बहुत से व्यूअर्स एकदम फ्रीज हो गए। अरे ये कैरेक्टर्स ट्रेडिशनल चाइनीज जैसे तो बिल्कुल नहीं लग रहे। एंशिएंट चाइनीज स्क्रिप्ट भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बहुत ही उलझे हुए हैं। कुछ कैरेक्टर्स तो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी टाओइस्ट प्रीस्ट ने टैलिस्मैन बना दिया हो। ये किसी भी नॉन स्क्रिप्ट जैसे नहीं दिखते। सच कहूं तो मुझे तो यकीन ही नहीं कि ये सच में कोई लैंग्वेज है या नहीं। आखिर मामला क्या है? ये साफ तौर पर किन डायनेस्टी की एंशिएंट स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन किसी नॉर्मल सिंबल जैसी भी नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि हर कैरेक्टर अपने अंदर कोई अलग मीनिंग छिपाए हुए है। क्या कहीं ये किसी बिल्कुल नई एंशिएंट लैंग्वेज की खोज तो नहीं? बाहर बैठे सारे प्रोफेसर भी एक साथ हैरान रह गए। उन्होंने इससे पहले कभी ऐसी स्क्रिप्ट नहीं देखी थी। जैसे ही प्रोफेसर जंग ने अपनी पहली गेस रखी, कई लोगों की सांसें तेज हो गईं। अगर सच में चिनशी हुआंग मौसोलियम के अंदर कोई ऐसी लैंग्वेज मिली है जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा, तो इसका मतलब बहुत बड़ा होगा। ये चिन डायनेस्टी के रहस्यों से पर्दा उठाने की सबसे अहम की साबित हो सकती है। शायद ये आर्कियोलॉजी की दुनिया की एक हिस्टोरिक डिस्कवरी बनने वाली थी।